ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? अरे थोड़ा बताना सर। होएगा रिकॉर्डिंग सर। मैसेज मिला है। ओके सर। ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जीएसटी एग्जाम्पशंस बेसिकली मैं बता रहा था। ओवरऑल बात करें तो एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी। लेकिन सर एग्जाम्पशंस के अंदर मैंने लास्ट वीक जैसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था कि भाई एग्जाम्पशन रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में सवाल हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप हो चाहे वो ब्रॉड क्वेश्चन टाइप हो, ठीक है, टाइप जैसा भी हो, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सर कैसा सवाल एग्जाम्पशन रिलेटेड पॉइंट से हो सकता है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी करके रखे हैं, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ जो गवर्नमेंट सर्विसेज या डिफरेंट काइंड ऑफ जो बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें जीएसटी को एकदम टोटली एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर केस में एग्जेम्पशन है, देयर आर एक्सेप्शनल कंडीशंस आल्सो। आप लोग देखोगे जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस, चैरिटेबल वर्क्स, है ना, हॉस्पिटलिटी, सॉरी हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटलिटी मतलब होटल हो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स, ठीक है, मतलब बेसिकली मेडिकल मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह। फिर मैंने लास्ट दिन और एक कॉन्सेप्ट में भी इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो ऐसे कुछ वैराइटीज ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में डिस्कशंस करके रखे हैं। अब बात है सर, आज क्या करवाऊंगा, जैसे लास्ट दिन तो मैंने सारा चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया था कि मैं मतलब इसके अंदर जो भी टॉपिक हो सकता है मैं हर एक पॉइंट को क्वेश्चन आंसर्स में कवर किया था। अगर किसी ने, हाँ सर, गुड गुड इवनिंग विश्वजीत। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास मिस करके रखा है क्वेश्चन आंसर वाला, हाँ विश्वजीत बोल। गुड इवनिंग। ओके सर, आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है सर, देखो, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस क्लास अगर किसी ने मिस किया है वहां पर मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। ठीक है, देखो जीएसटी एक प्रोविजंस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, टैक्स लॉज है। तो यहाँ पर आपको लॉ को तो पढ़ना ही है, लेकिन लॉ पढ़ते पढ़ते कई बार थोड़ा मोनोटोनस फीलिंग आता है, समझ सकता हूँ सर। लेकिन इस मोनोटोनस फील लाने का कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब? इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आपको डिटेल्स में जानना है ना टैक्स को, तो आपको ये मोनोटोनस फीलिंग्स के साथ साथ रियल लाइफ सिचुएशंस को भी देखना पड़ता है। और क्वेश्चन आंसर मैंने इसीलिए कराया ताकि बीच में नॉर्मली मैं सारा टॉपिक कवर होने के बाद कराता हूँ, बट लास्ट वीक मैंने इसीलिए बीच में करा दिया कि थोड़ा सा आपको मोनोटोनस फीलिंग से दूर करने के लिए, कि भाई चलो थोड़ा देख लो कि कैसे क्वेश्चंस हो सकता है। उसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स था जो मैंने शायद क्लास में डिस्कस नहीं किया, फिर भी वो क्लास में मतलब क्वेश्चंस में मैंने बताया। अब आज भी कुछ ऐसा पॉइंट आने वाला है सर जिसमें मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारा मैटर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जितना हो सकता है। शॉर्टकट तो नहीं अपना सकते सर, शॉर्टकट अपनाने से प्रॉब्लम ये है कि हम लोग शॉर्टकट में ही अटक जाएंगे, इसलिए लॉन्ग कट ही अपनाना पड़ेगा। ओके सर, तो लॉन्ग कट ही अपनाएंगे, लेकिन अच्छे से। ओके, तो एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी के अंदर ऑलरेडी काफी सारा पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, और कुछ पॉइंट्स जो बाकी है उसको थोड़े डिटेल्स में एनालिसिस होना जरूरी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लास्ट वीक किया था, जैसे कल लास्ट वीक एक कॉन्सेप्ट में बात किया था सर, रिकी हीलिंग बोल के, आई होप याद होगा आप लोगों को, है ना। वो एक जापानीज सिस्टम, बट वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं था, है ना। थोड़ा डिटेल्स है, कुछ कर नहीं सकते, जीएसटी डिटेल्स है सर। जीएसटी के बारे में जितना जानो उतना कम पड़ जाए, बिकॉज न्यू न्यू बिजनेस सेंस, न्यू न्यू बिजनेस एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी के बेसिस में आपको भी ऐट पर चलना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को बिजनेस वर्ल्ड से अलग नहीं कर सकते, तभी तो जाके ये जीएसटी प्रैक्टिशनर्स या फिर जीएसटी एक्सपर्ट्स या इनकम टैक्स एक्सपर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि काफी डिटेल्स याद रखना भी पड़ता है और काफी डिटेल्स में प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, ठीक है। कभी भी कोई भी सिचुएशंस आपके सामने आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई किस में जीएसटी आएगा किस में जीएसटी नहीं आएगा, है ना, किसको जीएसटी लगाना है किसको जीएसटी नहीं लगाना है, ठीक है। सरकार बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, सरकार तो सरकारी सब बोल के रखा है, तो गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जैसा बोले बोला है उसके हिसाब से
एज एन एक्सपर्ट्स आपको काम करना होता है, एज ए सी एस, एज ए सी एम, एज ए सी ए। ठीक है, तो चलो बाकी पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं सर। ठीक है, हेल्थ सिस्टम में बात हो चुका था। आज मैं आपके साथ बात करूंगा सर सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सरकार जो हमसे हमारे साथ जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्या इसमें जीएसटी लगता है? द बिग क्वेश्चन इज दैट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सरकार जो सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या सरकार हमसे सर्विस प्रोवाइड करके जीएसटी चार्ज करता है? सर सरकारी सर्विस सुनते ही ऐसा फीलिंग आता होगा कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता होगा तो मतलब जीएसटी बिल्कुल नहीं लेता होगा। बट सर बात पूरा ठीक ठाक बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार प्रोवाइड करता हो तो जीएसटी नहीं लेता, ऐसा नहीं है सर। सरकारी सर्विस में भी आपको जीएसटी पे करना हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जिस सिचुएशंस में आप ये देखोगे कि गवर्नमेंट आपसे जीएसटी चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लेवल में बात करने का, कंस्ट्रक्शन सर्विस रिलेटेड। जैसे रियल एस्टेट बिजनेस जो होता है ना सर, वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ रियल एस्टेट में। जैसे आप लोगों के आसपास में जो लोग सिटी से बिलोंग करते हो स्पेशली, या टाउन से जहाँ पर फ्लैट वगैरह बनता है, जैसे मानो कोई लैंड ओनर है, वो अपना लैंड किसी प्रोमोटर को दे देता है। प्रोमोटर मतलब डेवलपर, ठीक है, जो बिल्डिंग डेवलप करता है। तो जो लैंड को डेवलपर के हाथ में दे दिया गया, ठीक है, तो क्या ये जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर होता है, क्या इसमें जीएसटी लगता है? बड़ा सवाल है सर। इसमें भी सरकार कंडीशन लगा के रखा है कि जब डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर होता है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा डिटेल्स में, जस्ट एक एग्जांपल के लिए अभी थोड़ा बातचीत कर रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करने का मैंने सोचा, तो वही मैं थोड़ा सा आपको समरी बता रहा हूँ। फिर जैसे और एक कॉन्सेप्ट आएगा सर, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, क्रिकेट जो आईपीएल वगैरह होता है ना। हाँ सर, हमारे देश में आईपीएल बहुत बड़ा इवेंट है। नॉट जस्ट आईपीएल, जैसे कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन जब कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करता है, तो गवर्नमेंट उसमें पुलिस सर्विस प्रोवाइड करता है। तो क्या ऐसा गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड करे तो क्या उसमें जीएसटी आएगा? बिग क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ऐसा ही वेराइटीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ आपको आज मैं थोड़ा आपको पहचान कराने का कोशिश करूंगा कि जीएसटी हर चीज में एग्जेम्प्ट है कि सरकारी लेवल में, या फिर देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर सरकार भी जीएसटी कलेक्ट करता है और हमें देना पड़ता है। ठीक है, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करना है सर, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बात करना है। बहुत वाइटल वाइटल कुछ पॉइंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीजें आपके साथ बात करने का। चलो एक एक करके बात को बढ़ाते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ओके सर, आई होप आप लोग कनेक्टेड हो, आवाज भी प्रॉपरली आ रहा है। हाँ सर, प्लीज एक बार हाँ ना बोलो कृपया। कनेक्टेड हो, आवाज है क्लियरली? बोलो सर। हाँ सर। ओके सर, ठीक है। अगर किसी को आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है तो वो रिजॉइन करे। विश्वजीत आवाज आ रहा है रे? अंश, मौसमी, यस। शालिनी? ओके, यस सर। ओके सर, ठीक है चलो। रोशनी, साउंड अच्छे तो? है दादा। ओके ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर कुछ एंट्री नंबर आपको दिख रहा होगा। अब एंट्री नंबर क्या है? सर एंट्री नंबर गवर्नमेंट का एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर 4, 5, 6। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस के बारे में बात किया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पता सर कहाँ से कौन सा चीज सवाल कर ले, आपको हर चीज का नॉलेज रखना चाहिए। एंट्री नंबर 4 में सर्विस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution are exempt। अब आपके मन में चल रहा है सर ये 243W क्या है, और उसके नीचे आप देखो 243G। सर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है। जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव क्लास पढ़ते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब संविधान के बारे में जानना पड़ता है। सीएस एंट्रेंस में भी पढ़ाया जाता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाया जाता है काफी डिटेल्स में। बाकी लोग अपने ऑप्शनल लेवल में कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ाई कर सकते हो जहां जरूरत है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना सभी को जरूरत है। बट फिलहाल हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस इतना कहेंगे सर कि जो म्यूनिसिपल सर्विस होता है ना, म्यूनिसिपैलिटी जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको आर्टिकल 243W में बोला है। म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है? पौर निगम बोलते हैं क्या? हाँ, या पौर सभा बोलते हैं। मतलब जो बेसिकली टाउनशिप एरिया में जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक टाउन को मेंटेन करता है।
ठीक है, जिसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? एक होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि बड़े बड़े शहर जो होते हैं वो कॉर्पोरेशन से चलता है। सेम कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली सिटी जो होते हैं वो कॉर्पोरेशन सिस्टम पे चलता है, और अगर छोटा शहर हो तो उसमें कॉर्पोरेशन वर्ड यूज नहीं होता, उसको म्यूनिसिपैलिटी ही बोलते हैं। ठीक है। और सर जो नगर। गाँव, हाँ नगर निगम, हाँ, या नगर पालिका क्या बोलता है? नगर पालिका, नगर निगम। नगर निगम बोलते हैं। ओके सर। और जो गांव साइड चलता है ना, उसको पंचायत बोलते हैं सर हम लोग। एक्चुअली पंचायत कॉन्सेप्ट ही पहले आया था, शहर तो बाद में बना। पहले तो सारा देश गांव ही था सर, हाँ, शहर थोड़ी था। फिर धीरे धीरे शहर बना। भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चारों तरफ गांव रहेगा, बीच में एक नगर होगा। ठीक है, चाहे आप वेद वेद के टाइम से देख लो सर। ठीक है, अगर आप 2000 ईयर्स बैक जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले भी देख लो आप, मगध का देख लो आप। ठीक है, पाटलिपुत्र मगध का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। ठीक है, और फिर आसपास में जो जनपद होता था वो सारा का सारा कहाँ जाते थे? पाटलिपुत्र, मतलब आज का पटना सर। ठीक है, प्राचीन शहर है, प्राचीन राजधानी भी है, भारत का भी कैपिटल हुआ करता था जब सम्राट अशोका भारत का पूरा बीड़ा संभाला था। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। और पंचायत कॉन्सेप्ट के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं पहले भी कभी बोला है। पंचायत का मतलब होता है कि देयर आर 5 मेंबर्स फ्रॉम द सोसाइटी, जो पुराना कॉन्सेप्ट है। आजकल लोगों को पता ही नहीं है, पंचायत पंचायत चिल्लाते हैं, पंचायत क्या है। सर हमारे यहाँ पर जो वर्ण सिस्टम है ना, जिसमें जो युद्ध लड़ते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, जो ब्राह्मणी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, ठीक है, और जो आपका वैश्य समाज होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ठीक है, और जो शूद्र समाज मतलब वर्किंग क्लास, ठीक है, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, इसको ना छोटा जात नीचा जात ऐसा नहीं होता है सर, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया चार। ठीक है, चार वर्ण नॉर्मली हम लोग जानते हैं। और एक होते हैं जंगल में रहने वाले लोग। ठीक है, जंगल मतलब आदिवासी लोग जो होते हैं, जो ट्राइबल पीपल हम लोग बोलते हैं, जो जंगल में रहते हैं, मतलब गांव के आसपास में, अगर गांव है तो गांव के आसपास में फॉरेस्ट एरिया में वो लोग रहते हैं। मतलब उनके 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 पास बहुत सारा अधिकार होता है सर, जैसे जो रिवर फ्लो होता है जंगल से होता है। ठीक है, पहाड़ी जो जंगल होता है वो सारे के सारे उनके पास होता है, लेकिन उसके हक जो गांव के अंदर या सिटी के अंदर रहते हैं उनके पास भी होता है। तो टोटल चार होते हैं, और एक्स्ट्रा एक जो आदिवासी है, ठीक है, वो बाहर के हैं। ठीक है, लेकिन वो भी पंचायत का पार्ट है। ठीक है, तो चार वर्ण से चार हो गया, और एक जो है आदिवासी या ट्राइबल पीपल, मतलब जंगल में रहने वाले लोग, जो इकोसिस्टम को बचा के रखता है, कुल मिला के पांच, और उनके लेके बना गया सर पंचायत। ठीक है, चलो सर छोड़ो ये सब पुरानी बातें, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही बता दिया कि पंचायत क्या होता है, जानना चाहिए आप लोगों को। समाज के सारे लोगों के देखभाल करने के लिए है। अब इस पे सरकारी सिस्टम पे आज के डेट में क्या होता है, जो पौर निगम होता है वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनका सर्विस के बारे में आर्टिकल 243W बात करके रखा है, एग्जेम्प्टेड है। पंचायत जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 243G के अंदर कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, आगे और भी देखते हैं सर। सर्विस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज। नॉर्मल जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्टेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करे, स्टेट गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करे, यूनियन टेरिटरी। सर भारत में कितना यूनियन टेरिटरी है आज के डेट में? कौन बोलेगा मुझे? आज के डेट में इंडिया में यूनियन टेरिटरी कितना है, और स्टेट कितना है? जल्दी बोलो, बोलो सर फास्ट। हाँ सर, 7 यूनियन टेरिटरी। कितना यूटी सर, कितना स्टेट्स है? बोलो सर बोलो। सर 28 स्टेट्स है, और 9 यूनियन टेरिटरी है। जैसे Eight जम्मू Union Territories. हाँ सर बोलो। जम्मू कश्मीर इसको और लद्दाख को किया गया है इधर। हाँ सर, वेरी There are गुड eight सर। Union Territories. 8 यूनियन टेरिटरीज सर। लद्दाख, लद्दाख यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, और जम्मू कश्मीर भी अलग हो गया, ये दोनों यूटी है। ठीक है, और अगर आप
चेक करोगे कश्मीर जो था ये पूरा एक स्टेट हुआ करता था। तो पहले क्या था, 29 स्टेट्स था और 7 यूटीज था। लेकिन कश्मीर हट गया, लेकिन 2 यूटी तो बन गया ना सर। गूगल क्या बोलता है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सर 28 एंड 9 ही होना चाहिए। वो जो इक्वेशन चेंज हुआ है कश्मीर अलग होने के बाद। देखते हैं एक बार कितना है, कुछ जवाब मिलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो 28 और 9 ही होना चाहिए। ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, दिख तो ही रहा है। और स्टेट एक कम हो गया है सर, स्टेट एक कम हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और अभी स्टेट नहीं है। ठीक है, आप लोग बाद में इसका रिसर्च कर लेना सर। ठीक है, मुझे जो जानकारी था मैं आपको दिया, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है एक बार आप लोग जीके टाइप में जरूर अपडेट कर लेना। ओके सर, अब चलो आगे बढ़ते हैं। कि मैं आपको थोड़ा याद दिला दिया कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी कौन होते हैं? लोकल अथॉरिटी बताते हैं आगे, इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। जो सरकारी सिस्टम में चलता है नॉर्मली, लोकल अथॉरिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है, इस तरह का जो अथॉरिटी होता है ना, इसको इनकम टैक्स में भी पढ़ाया जाता है सर। इनकम टैक्स में जो 7% होते हैं उसमें लोकल अथॉरिटी को भी 1% माना जाता है। लेकिन कुछ सर्विसेज है जिसको जीएसटी में एग्जाम्प्ट नहीं मिला है। मैं आपको बोला ना शुरू में कि सरकारी कुछ सर्विसेज है जिसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा गया है, जैसे सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सर पोस्टल सर्विस तो एग्जेम्प्टेड है सर, देखो तो सही। स्पीड पोस्ट जो करते हैं, या एक्सप्रेस पर्सल पोस्ट जो होता है। नॉर्मली पोस्ट ज्यादातर केस में जो नॉर्मल जो पोस्टल काम होता है, जनरल पोस्टिंग जो ये चिट्ठी वगैरह का काम है, वो सब जीएसटी में नहीं है। लेकिन स्पीड पोस्ट करने जाओ, पर्सल पोस्ट, एक्सप्रेस पर्सल पोस्ट करने जाओ, ये सब जो है ना सर, लाइफ इंश्योरेंस जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू से होता है, एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन टेरिटरी, ठीक है, ये सब ना जीएसटी के कैटेगरी में आ जाता है, उसको एग्जेम्प्टेड नहीं रखा गया। या फिर सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट या पोर्ट के बाहर जो एरिया जो सर्विस के लिए प्रोवाइड करते हैं, चाहे पोर्ट अथॉरिटी या एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ठीक है, एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर सेक्शन ए टू सी above provided to business entities। अगर कोई बिजनेस एंटिटी को भी कोई सर्विस प्रोवाइड होता है तो उसे भी जीएसटी कैटेगरी के एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ठीक है, अब आगे कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा सर। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल करेंगे सर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी to a business entity with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemptions। Normally सर हमारे देश में अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख तक होता है ना, नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, बाकी जो लोग बेसिक का क्लास कर चुके हो या फिर चार्ज ऑफ जीएसटी कर चुके हो उनको पता होगा कि जो रेट ऑफ चार्ज होता है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ टर्नओवर होने पे आपको जीएसटी में आना चाहिए, वो भी स्टेट वाइज डिफरेंट है सर। ठीक है, स्टेट वाइज डिफरेंशिएशन है। जैसे नॉर्मल स्टेट्स के लिए 20 लाख, किसी किसी केस में गुड्स के केस में 40 लाख तक का भी टर्नओवर को गवर्नमेंट के थ्रू से छोड़ दिया जाता है। बट स्टैंडर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो है 20 लाख का। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में 10 लाख का लिमिट है। ठीक है, तो नॉर्मल वे में 20 लाख का लिमिट लेके बात कर सकता हूँ मैं आपके साथ। तो 20 लाख तक आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होने का जरूरत नहीं होता है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के अंदर है तो। ठीक है, तो क्या बता रहा है यहाँ पर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी with an aggregate turnover of up to such amount in the preceding financial year as makes it eligible for exemptions। मतलब अगर उसका लिमिट ही क्रॉस नहीं करता है तो फिर उसको जीएसटी क्यों देना है? ठीक है, अगर वो जीएसटी क्लेम मतलब जिनसे उससे जीएसटी कलेक्ट करने के लिए उसका टर्नओवर क्रॉस होना चाहिए, तो टर्नओवर ही अगर लिमिट ही क्रॉस नहीं होता तो फिर उनसे जीएसटी क्यों चार्ज करेंगे? तो वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल करने से आपको ये समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है,
ये रहा, ये देखो, small business entities carrying on a business relating to consulting engineer service in Delhi. ठीक है, the aggregate turnover of the entity in the preceding financial year does not exceed the limit of 20 lakh. क्योंकि इसका लिमिट 20 लाख का जो लिमिट है वो क्रॉस ही नहीं कर रहा है. So thus no tax is payable on the service received by it from the government or local authority. समझ में आ रहा है ना सर बात? इस तरह से देखना होता है कि जो लिमिट है वो लिमिट अगर क्रॉस ना करे तो फिर हम उसे जीएसटी से बाहर कर सकते हैं. ये हम लोग बेसिक्स में भी पढ़ते हैं या चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं. चलो और क्या क्या है थोड़ा एनालिसिस के साथ देखते हैं. अच्छा, और क्या क्या है इस पे सेक्शन, बहुत सारा सेक्शन है सर जिसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज गैदर करना पड़ता है. ठीक है, जैसे आप अगर थोड़ा सा गो थ्रू करो, जैसे ये पॉइंट नंबर 7 था, आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ सर, जो घर पे आप खुद भी पढ़ सकते हो. ऐसे सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी. सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और ए लोकल अथॉरिटी वेयर द कंसीडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5000. अगर 5000 से ज्यादा नहीं है तो उसको आप लोग एग्जाम कर सकते हो, लेकिन 5000 के ऊपर चले जाए तो एग्जामेशंस में नहीं आएगा. ठीक है, तो इस तरह का पूरा डिटेल्स है. सेक्शन 9, सेक्शन 9C, सेक्शन 9D. सेक्शन 9C बात करता है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट, टू यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और एनी पर्सन प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगेंस्ट कंसीडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट. सरकार ग्रांट देता है ना सर, एक सरकार दूसरे सरकार को ग्रांट देता है. ठीक है, ग्रांट मतलब क्या, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं अनुदान. अनुदान मतलब जो एक तरह का हेल्पिंग हैंड बोल सकते हो आप. ठीक है, सब्सिडी टाइप्स ऑफ सब्सिडी. सब्सिडी में क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म मतलब लो रेट इंटरेस्ट में सब्सिडी दिया जाता है. और ग्रांट में क्या होता है, एक तरह का आपको अनुदान में मिलता है कि भाई आप उसको काम पे यूज करो. ठीक है, तो इसे भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है. जैसे ओल्ड एज होम के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत पूछता है. सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम कौन चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ध्यान से देखना सर. 9D, एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये मैं आपको पहले ही बोला था, सेक्शन 12AA बार बार बात होता है, चैरिटेबल काम करता है ना जो इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है. तो सर्विस बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA टू इट्स रेसिडेंट एज 60 years और मोर. किसके लिए चलाता है, 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए, 60 साल से ज्यादा लोग जो इनका एज है उनके लिए. ओल्ड एज होम मतलब जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बंगाली में हम लोग बोलते हैं वृद्धाश्रम. ठीक है, हिंदी में बूढ़े लोगों का रहने का जगह. शुद्ध हिंदी कुछ होगा सर, मुझे उतना शुद्ध हिंदी नहीं आता. अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर. कंसिडरेशन कितना लेता है, 25,000 पर मंथ पर मेंबर. याद रखना सर ये अमाउंट 25K पर मंथ पर मेंबर. Provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. मतलब ये जो ओल्ड एज लोगों के लिए जो चार्जेस सरकार यहाँ पर ले रहा है ना 25,000 पर मंथ मैक्स टू मैक्स. ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएगा. इससे ज्यादा हो जाएगा तो जीएसटी में आ जाएगा सर. ठीक है, सेक्शन 9D, एंट्री नंबर 9D. ठीक है, सेक्शन नहीं, एंट्री 9D. इसमें बोला है 60 साल के लिए जो ओल्ड एज घर चलता है जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. Section 34A में सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग और PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. मतलब किसी बैंकिंग कंपनी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया जा रहा है जो सर्विस प्रोवाइड अल्टीमेटली गवर्नमेंट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में उसको जीएसटी के बारे में बाहर रखा जाता है. आगे आगे कुछ एग्जांपल्स आएगा तो मैं आपको और क्लैरिटी दे दूंगा सर. इसी तरह का सेक्शन 47 भी है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CG, SG, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, registrations required under any law for the timing in force, testing, calibration, safety check, certification relating to protection of safety of workers, consumer or public at large, including fire license required under any law for the timing in force. ये भी exempted कैटेगरी में आता है. सरकार सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फायर लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है टेस्टिंग के लिए, जैसे वाटर वगैरह में होता है ना, ये सब चीजों में. ठीक है, जो सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर और पब्लिक, इनके लिए कुछ सेफ्टी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये सब सर्विस में भी जीएसटी एग्जेम्प्टेड होता है.
61 में पासपोर्ट, वीजा, ये सब जो होता है ना सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीजी, एसजी, अगेन बात एक ही है, मतलब ये बार बार रिपीट होगा, सुनने में थोड़ा मोनोटोनस है, बट क्या है ना, लॉ है। सो बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट इशू करता है, वीजा इशू करता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, समझ में आ रहा है सर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय अगेन सीजी, एसजी, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है सर, बोलूंगा। Tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damage is payable to the central government, such state government, union territory or local authority under such contract। ये कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि गवर्नमेंट किसी को कोई काम दिया है और वो टाइम पे हुआ नहीं है, ठीक है, जो सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, ठीक है, क्योंकि टाइम पे काम हुआ नहीं है तो बदले में कुछ पेमेंट चल रहा है, फाइन दिया जा रहा है, तो क्या उस फाइन पे जीएसटी आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में फाइन पे जीएसटी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस के एक केस है, मैं आपको आगे बताता हूँ सर, ठीक है, कि क्या केस है इसका। अच्छा सिमिलरली सेक्शन 63, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का एक एरिया है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी, इंडियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ रिंगरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल हस्बेंड्री का जो काम करना होता है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जिसमें हम लोग ये गोट फार्मिंग, क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉयलर फार्मिंग, काउ फार्मिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ, एक्सेप्ट उसमें आउट किया जाता है हॉर्स रियरिंग को, ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी में आ जाता है सर। तो ये सब है सर, ये तो यहाँ पर लिखा है, रियरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। हॉर्स रियरिंग को छोड़ के बाकी सब जीएसटी में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है, जो सरकारी के थ्रू से हो रहा है सर। ओके, एक काम करते हैं सर, ये तो सब लिस्ट है, अब लिस्ट पढ़ पढ़ के आप लोगों को भी दिमाग खराब हो जाएगा। 74 है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। 74 ए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स recognized under Rehabilitation Council of India Act 1992 by way of rehabilitation therapy or counseling and such other activity as covered by the said act at a medical establishment, educational institutions, rehabilitation center established by CG, central government or state government or Indian territory or an entity registered under section 12AA of Income Tax Act 1961। सर जिन्हें रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन क्या होता है ना, स्पेशली एक तरह का एक थेरेपी है, क्या बताऊं सर आपको, मतलब जिसका बहुत खराब तरह का कुछ डिजीज हुआ है, तो उनके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ, किसी का दिमागी हालत खराब होता है, किसी का फिजिकल हेल्थ इतना खराब हो जाता है कि किसी का नशा होता है ना सर, ड्रग्स एडिक्टेड, डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, जो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, या शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, तो इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशन आप देख सकते हो, इमेज से भी बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, हैंडीकैप लोगों के लिए, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हाँ बोलो सर, बोलो सर, क्या बोला? सर नशा मुक्ति समझ में नहीं आया, आवाज थोड़ा सा मतलब घिसा घिसा लग रहा है, अरे मैं बोल, नशा मुक्ति मतलब ये हैंडीकैप को बोल रहे हैं सर? नो सर नशा व्हाट्सएप में लिख, क्या क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा व्हाट्सएप में लिख, मतलब आवाज जो है ना, जो माइक्रोफोन यूज कर रहा है, आई थिंक उसमें कुछ दिक्कत है, इसीलिए तेरा साउंड क्लियर नहीं है। लिख एक बार, लिख, मैं देख के बोलता हूँ। अंश कुछ बोल रहे हैं या विश्वजीत? नशा मुक्ति केंद्र, वेरी गुड सर, नशा मुक्ति केंद्र, हाँ, डिफरेंट इसी तरह का सर, थैंक यू, नशा मुक्ति केंद्र, थैंक यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम होता है जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू से, इसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, इसका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, इसके थ्रू से ये लोग 74A में इसके बारे में बोला है, जो सरकार प्रोवाइड करता है, ये सब चीज़ों में जीएसटी नहीं लगता। और भी चीज़ें हैं, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा,
क्लास अच्छे से सुनते रहो, आपको पता लगेगा कि सरकार कहाँ कहाँ जीएसटी को बाहर किया है। इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अगर कोई फ्लाइट में जाता है, ठीक है, उसमें भी जीएसटी बाहर है सर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर। वेस्ट बंगाल में जो बागडोगरा है ना सर, बागडोगरा मतलब नॉर्थ बंगाल, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में ये फ्लाइट जो लेके जाते हैं सर, उन वहाँ के लोकल्स के लिए नॉर्मली जो सिस्टम है कि उनके लिए ये जीएसटी नहीं आता है, ठीक है। तो बिकॉज वो कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का एक अलग जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा सर, आगे आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा रूल्स रेगुलेशन सरकार करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी के लिए सुविधा ज्यादा, ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इतने देर से मैं आपको बहुत सारा बात कर रहा हूँ, अब इसका थोड़ा एनालिसिस भी होना चाहिए। जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आता है सर, बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब क्या? सर बोलते हैं कि सर बिजनेस एंटिटी मींस एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस। कितना सिंपल है, ठीक है, बिजनेस एंटिटी कैरिंग आउट एनी बिजनेस। सरकारी सर्विसेज बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ लेता है सर। अब ये सरकारी सर्विसेज में जीएसटी कब लगेगा कब नहीं लगेगा, इसका मैं एक लिस्ट आपको पढ़ के सुना रहा था, ठीक है, लीस्ट, ठीक है। अब लीस्ट सुन सुन के दिमाग खराब होता है, बट कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ये कौन होता है? जान लो सर, ये सब डेफिनेशन जान लो, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी किसको बोलते हैं सर? मीन्स एन अथॉरिटी और ए बोर्ड और एनी अदर बॉडी, एनी अदर बॉडी, ठीक है। बॉडी मतलब, हाँ मतलब जो एक संगठन होता है उसको बॉडी बोला जा रहा है, ठीक है। सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, जैसे आप लोगों का इंस्टीट्यूट भी एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जैसे वो भी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आया है, सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है सर। और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो स्टेट का लीगल सिस्टम में बना हुआ है, या तो सेंट्रल का या तो स्टेट का, किसी का लीगलिटी तो आएगा। एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी জয়েন করলাম, गवर्नमेंट, हाँ ना बोलिए, गुड इवनिंग, একটু লেট হলো, সরি। ठीक है। Established by any government with 90% or more participations by way of equity or control to carry out any function entrusted to a municipality under 243W of the Constitution. कहना ये चाह रहा है सर कि ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है ना, या गवर्नमेंटल अथॉरिटी होता है, ये अथॉरिटी कैसे आता है? तो अथॉरिटी के बारे में कहाँ बोला है? मैं आपको कुछ देर पहले 243W बता रहा था ना थोड़ा, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल 243W में म्यूनिसिपैलिटी वाले को या पंचायत वाले को, 243G में पंचायत के लिए आर्टिकल 243G, म्यूनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल 243W, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है सर? विथ 90% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। इक्विटी का मतलब क्या? ओनरशिप सर, इक्विटी शेयर भी, हाँ वही बात है ना सर कंपनी लॉ में अभी नहीं जाना है, ठीक है, या शेयर मार्केट में भी बात नहीं करेंगे, बट इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है। So with 90% or more participations by way of equity or control to carry out any function entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitutions or to पंचायत under Article 243G of the Constitutions, ठीक है। तो ये जो उनको पावर मिलता है, जिसको ये पावर है 90% और मोर, इसी को गवर्नमेंटल अथॉरिटी बोलेंगे। मतलब जिन्हें लॉ के थ्रू से, लॉ के थ्रू से, चाहे वो पार्लियामेंट एक्ट हो, ठीक, जैसे आप लोग का इंस्टीट्यूशंस क्या है, पार्लियामेंट एक्ट है। जैसे सीए एक्ट क्या है सर? 1949, ठीक है। सीएस एक्ट क्या है? 1980। सीएम एक्ट क्या है? 1959, ठीक है। ये सब एक्ट के थ्रू से आया है। सिमिलरली कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी ऐसे एक्ट के अंदर रखा गया और उनको एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू से, और उसमें म्यूनिसिपैलिटी है या पंचायत है जिनको आर्टिकल के थ्रू से 90% कंट्रोल मिल जाए तो उसे गवर्नमेंटल अथॉरिटी कह देंगे। गवर्नमेंट एंटिटी किसको कहते हैं सर? सर गवर्नमेंट एंटिटी का मतलब होता है अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी इंक्लूडिंग सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशंस। अगेन वही बात, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट विथ 90% और मोर, इंपॉर्टेंट है सर, उसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? ये थोड़ा संविधान और जनरल नॉलेज का क्लासेस की तरह सुन रहा होगा आपको। यूनियन टेरिटरी मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, जिसमें सेंट्रल का डायरेक्ट रूल चलता है। जैसे हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, बट दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी उनपे थोड़ा सा अलग हाइब्रिड मॉडल चलता है।
ऐसे एकदम प्योर यूनियन टेरिटरी में आपको मैं अंडमान निकोबार का नाम ले सकता हूँ, है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड, दमन दीव, लाक्षाद्वीप, है ना सर, ये सब एकदम प्योर यूनियन टेरिटरी में। आज के डेट में लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ठीक है। तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग से वो पर्टिकुलर एरिया कंट्रोल होता है। लोकल अथॉरिटी मतलब आपको समझ में आ ही गया, है ना, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बार बार बोला। तो गवर्नमेंटल एंटिटी या गवर्नमेंट एंटिटी इसको बोलेंगे। सर यहाँ पर और भी डेफिनेशंस में एयरक्राफ्ट के बारे में बोला है। सर एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों बोला? सर इसलिए बोला क्योंकि एयरक्राफ्ट रिलेटेड कुछ पॉइंट आता है। एयरक्राफ्ट क्या होता है, डेफिनेशन है ये सब, हर लॉ का अपना डेफिनेशन अलग अलग होता है, अलग अलग मतलब सरकारी लेवल पे ऑलमोस्ट सेम। एयरक्राफ्ट किसको बोलते हैं? सर एयरक्राफ्ट मींस एनी मशीन which can derive support in the atmosphere from reaction of the air other than reaction of air against the earth surface and include balloon। balloon मतलब अरे बच्चे लोगों का balloon नहीं ना बाबा, बड़े लोगों का balloon, ठीक है, जिसको हम लोग पैराशूट टाइप बोलते हैं ना, उस तरह का। whether fixed or free airships, kites, gliders of any flying machines। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट से एयरक्राफ्ट का डेफिनेशंस जीएसटी ने लाया। सर क्यों एयरक्राफ्ट जानना जरूरी था क्या? अरे जरूरी है सर, आगे आगे जब मैं आपको पैसेंजर लॉ बताऊंगा ना, पैसेंजर के बारे में जीएसटी का क्या है, तब जरूरी होगा। एयरपोर्ट के बारे में भी डेफिनेशन दिया है, मीन्स लैंडिंग और टेकिंग ऑफ द एरिया फॉर एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट जहां लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, यूजुअली विच रनवेज एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड पैसेंजर फैसिलिटीज एंड इंक्लूड्स एरोड्रम as defined in section 2 subsection 2 of the aircraft act 1934। जानकारी ले लो कहां कहां से लिया गया। इसके लिए हमारे देश में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट में इसके बारे में बोला गया। अब जीएसटी को भी उनके बारे में जानकारी वहां से मिला, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए हम लोग। अब आगे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है, ये तो सर डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अच्छा, एग्जेम्पशंस टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो सरकारी सर्विसेज हमें मिलता है उसमें एग्जेम्पशंस कहाँ कहाँ है। नॉट ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एज फॉर इंस्टेंसेस कुछ एग्जांपल लो, फॉलोइंग सर्विस आर नॉट एग्जेम्प्ट। अब जो नॉट एग्जेम्प्ट है इसको जान लोगे तो बाकी एग्जेम्प्टेड होगा, और क्या, नॉट एग्जेम्प्टेड जान जाओगे तो फिर बाकी एग्जेम्प्टेड होगा, सिंपल बात है सर। जैसे कि हम आपको पहले बोला था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पीओएफ, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, किसी और गवर्नमेंट को छोड़ के जब किसी पर्सन को दिया जाए तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आता है। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, इसीलिए एयरक्राफ्ट के बारे में इतना सुन रहे थे आप। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल, वेसल समझते हो? वेसल क्या होता है? पानी में वाटर वाटर वाटरवेज में चलता है वेसल, ठीक है, नॉर्मली गुड्स वगैरह लेने जाने में काम करता है वेसल। वेस्ट बंगाल में अगर आप, कोलकाता में भी वेसल है, सुंदरबन एरिया में जाओगे ना, साउथ साउथ बंगाल में एकदम नीचे जाओगे, या फिर समुद्र एरिया में जाओगे, खाड़ी एरिया में जाओगे, आपको वेसल देखने को मिलेगा, ठीक है। केरला में बहुत चलता है, वेस्ट बंगाल में चलता है, बॉम्बे साइड में चलता है, ठीक है। सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस ऑफ द एयरपोर्ट और ए पोर्ट, ठीक है, इसमें भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से बाहर होता है ये सब। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट करना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट करना, इसे भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कैटेगरी से बाहर रखा गया है। उनका भी एक अलग एक्सेप्शनल कंडीशंस आएगा, थोड़ा उसके लिए रुक जाओ, बट नॉर्मल वे में वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट को नहीं रखा गया, ठीक है, but there may be some exceptional points. Wait, sir. Sir, any service other than service covered under A to C या वो provided to business entities, जो भी सर्विस वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करेगा उसमें जीएसटी लग जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब इनसे फॉर एग्जांपल क्या 20 लाख कवर कर रहा है कि नहीं। अगर 20 लाख का जो लिमिट है नॉर्मल वे में, या 10 लाख का लिमिट, या 40 लाख का लिमिट, ठीक है, स्टेट वाइज, अगर लिमिट के नीचे है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, लिमिट के ऊपर जाएगा तो जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें करके रखा है सरकार, ठीक है, सरकार ये सब बातें करके रखा है। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 53, गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरियस स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, जिसका नियम कानून चलता है, जिसका अपना रूल बुक है, लेजिस्लेचर है। GST Act define government as government of respective state government, union territory. For union territories without state legislature, there are some union territories जिसका अपना state legislature नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर से चलता है। जैसे दिल्ली का अपना लेजिस्लेचर है, मैं आपको इसलिए बोला ना, दिल्ली थोड़ा हाइब्रिड टाइप है। दिल्ली इंडियन टेरिटरी है, इसलिए तो आप लोग जो लोग पॉलिटिक्स का खबर रखते होंगे
उनको पता होगा दिल्ली में सीएम होता है, फिर दिल्ली के सीएम के हाथ में पुलिस नहीं होता। जानते हैं आप लोग? जैसे हर स्टेट में जो सीएम का जो हम लोग बोलते हैं ना बाहुबली, हाँ ये बात बहुत चलता है, स्पेशली बिहार यूपी साइड में बाहुबली वर्ड बहुत चलता है। पश्चिम बंगाल में बाहुबली वर्ड नहीं चलता, यहाँ पर क्या चलता है, दादागिरी चलता है, दादागिरी। तो जो भी हो, अब बाहुबली कैसे होता है? कोई पर्टिकुलर स्टेट का सीएम या फिर पार्टी का जो वर्कर है वो बाहुबली कैसे बन जाता है सर? ताकत से क्या? शरीर का ताकत से बाहुबली बनता है, या पुलिस को अपने पॉकेट में रखता है इसलिए? अरे बोलो। जब पूरे पुलिस को अपने पावर में रखता समझ रहे सर? बाहुबली का और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बाहुबली का कॉन्सेप्ट है कि पुलिस जो होता है, जो प्रशासन को संभालने वाले होते हैं, वो पार्टी का चमचागिरी करता है। वही प्रॉब्लम है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन के लिए। दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। अब दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है? जो भी दिल्ली का सीएम बनता है वो चिल्लाते हैं। उसका मानना ये होता है क्योंकि दिल्ली में पुलिस का कंट्रोलिंग सीएम के हाथ में होता है। दिल्ली में जब भी कोई स्पेशल मैटर, उसमें जो उसका गवर्नर होता है ना, गवर्नर के हाथ में पावर होता है। दिल्ली का एक अलग ही पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट इतना आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो दिल्ली के बारे में स्पेशल नॉलेज गैदर बाद में रिसर्च करके निकाल सकते हो। लेकिन ये पुलिस का कंट्रोलिंग, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूँ, ममता दीदी का जो पावर है वो पुलिस से आता है, ठीक है। ममता दीदी का पुलिस है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, स्टेट पुलिस, ठीक है। तो सिमिलरली लेकिन दिल्ली में केजरीवाल का मानना है कि भाई पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। बोलो सर, किसी का अनम्यूट हुआ? बोलो। कैसा? बोलो सर, किसी का अनम्यूट हुआ है? क्या बोलना है? कोई क्वेश्चन है क्या? या ऐसे ही हो गया अनम्यूट? ठीक है। तो सर ये सब मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज होगा, गवर्नमेंट जो होगा वो रेगुलेटरी बॉडीज होता है। एजेंसीज फॉर इंस्टेंसेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो सर, कुछ होता है गवर्नमेंट और कुछ होता है गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। जो सरकार तो डायरेक्टली नहीं है, बट सरकार के बिहाफ में डिसीजन वो लेता है, ठीक। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको दिख रहा होगा, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज और एजेंसीज। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई कहते हैं शॉर्ट में इनको। क्या करता है ये? इसके बारे में लॉ पढ़ाया जाता है सर, सीएसईएम में फाइनल में पढ़ाया जाता है, और सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में ही पढ़ाया जाता है। सीएस के इंटर में ही पढ़ाया जाता है, सीएसईएम में फाइनल लेवल में पढ़ाया जाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा खासा मार्क्स भी आता है यहाँ से। सर तो फिर अभी क्यों पढ़ा रहे हो सर? बीएससी पढ़ने के लिए आपको एजेंसी भी जानना चाहिए ना। हर चीज में सिलेबस सिलेबस चिल्लाना मत सर। कुछ चीजें इतना वास्ट होता है ना, हर चीज कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सर ऐसे ही बोल रहा हूँ, डोंट माइंड। तो कंपटीशन कमीशन क्या होता है? जो इंडिया में बिजनेस लेवल कंपटीशन को देखता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के पास पैसा हो तो वो अपने पॉकेट में सारा खेल खेल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रिलायंस के पास पैसा है तो रिलायंस पूरे मार्केट को खराब करके रख देगा, या फिर कुछ 4-5 लोग मिलके एक यूनिटी बना के किसी और को मार्केट में आने नहीं देगा। या फिर ऐसे हुआ है, जैसे मानो रेलवे वगैरह में बिडिंग चलता है, मानो रेल का कोई काम है। अब रेल बोलता है कि भाई ये काम करना है, सरकारी टेंडर बुलाते हैं और उस टेंडर में बीड करना पड़ता है, और उसमें कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपना टेंडर जमा करता है। अब जो टेंडर हुआ है ना, अभी इसमें क्या है ना, कुछ 4-5 मानो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मानो कहीं पर रेल रेल में इलेक्ट्रिक का काम करना है। अब 4 लोग जो अलग अलग कंपटीशन में काम कर रहा था, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग इलेक्ट्रिक पोल तो लगाएंगे, बट इलेक्ट्रिक पोल के बारे में जो बीड होगा ना, मैक्सिमम 6 लाख समथिंग पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग चार्ज करेंगे। समथिंग, मैं उतना इस रेंज में मुझे आइडिया नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि जब मिल बांट के कंपटीशन को खत्म किया जाता है, या फिर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो, वो मार्केट को अपने हाथ तरफ लेके मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, किसी और को मार्केट में बिजनेस करने नहीं देना चाहता। रिसेंटली ऐसा हुआ है, जियो वर्सेस एयरटेल वोडाफोन के बीच में। क्योंकि जियो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि जियो मार्केट में कंपटीशन में प्रॉब्लम किया था। इसके लिए ट्राई मतलब
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या किया था जानते हो आप लोग? जियो का कुछ सर्विसेज आजकल देखोगे नहीं चलता है, जैसे जियो से नॉन जियो सर्विसेज पहले फ्री हुआ करता था, बट सर आजकल फ्री नहीं है ना सर? पहले जियो से नॉन जियो कॉलिंग फ्री हुआ करता था, बट आजकल जियो उसका चार्जेस अलग से किया करता है। और एक बार बीच में तो ऐसा भी हुआ था कि उसके लिए अलग से चार्जेस देना पड़ा था, क्योंकि उसमें फाइन लगाया गया था ट्राई की तरफ से, क्योंकि जियो कंपटीशन को खराब किया था फ्री में जियो सिम बांट के। ठीक है, मार्केट कंपटीशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था, और उसमें एयरटेल वोडाफोन कोर्ट में केस भी किया था। तो कंपटीशन कमीशन का जस्ट मैंने आपको रफ आइडिया दिया। ठीक है, जैसे ये जो रिसेंटली हमारे देश में Amazon, बिग बाजार, जानते हो सर, बिग बाजार को लेके Amazon और रिलायंस के बीच में लड़ाई लड़ा है, अभी भी चल रहा है। अभी तो Amazon कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है फिर से, और अभी रिलायंस एंड अदानी बीट करेगा शायद कि कौन बिग बाजार को अपने अंडर में लेगा, बट वो कंपिटिटिव वे में होगा, ऐसा नहीं कि इलीगल वे में करेगा। ठीक है, सब कुछ एज पर प्रोसेस होना चाहिए, तो ये सब चीज देखने का काम करता है कंपटीशन कमीशन। प्रेस काउंसिल मीडिया वाले के लिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट मतलब ये जो स्टॉक मार्केट फ्यूचर फॉरवर्ड होता है ना, इसका। इनलैंड वाटर सप्लाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, डू नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, क्लियरली बोल दिया। सरकारी एजेंसीज को गवर्नमेंट के अंदर काउंट, डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं किया जाता, भले ही वो सरकारी अथॉरिटी है, भले ही वो सरकारी रेगुलेटरी बॉडीज है, बट दे आर नॉट गवर्नमेंट। ओके, याद रखिएगा सर। अच्छा, लोकल अथॉरिटी में बोल दिया आप लोगों को, ठीक है, और नहीं बोलूंगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी आई ऑलरेडी डिस्कस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मैंने इसका भी मेन बात कर दिया सर। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जो हमारे पास जो सर्विसेज मिलता है, लाइक स्पीड पोस्ट, ये सब के लिए, एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए। ठीक है, ये सब सर्विसेज सर फ्री नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। ठीक है, टैक्स देना पड़ता है। एंट्री नंबर 6 में बोला है, सर्विस बाय स्पीड पोस्ट एक्सप्रेस पर्सन life insurance provided by the Department of Post to a person other than government or Indian territory are not exempt. Point to be noted. Department of Post also provides service like distribution of mutual funds. पता है आपको, पोस्ट ऑफिस के थ्रू से आप म्यूचुअल फंड भी बाई कर सकते हो। कभी पोस्ट ऑफिस का साइट में विजिट करोगे तो पता चलेगा कि पोस्ट ऑफिस क्या देता है और क्या नहीं देता। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पोस्ट का साइट क्या है? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पोस्ट। कभी हो सके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साइट में जाइए, indiapost.government.in में जाइए और देखिए कि वो पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल आइडिया आ जाएगा। सर अभी आई थिंक सरकारी साइट है, किसी कारण से थोड़ा स्लो जा रहा होगा। ठीक है, किसी कारण से थोड़ा स्लो जा रहा होगा, ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ये हो गया। ठीक है, ये देखो सर, यहाँ पर जाओ, ये देखो बैंकिंग, रेमिटेंस, बहुत सारा काम करता है इंडिया पोस्ट के थ्रू से। यू कैन चेक इट हियर। बिजनेस, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, देख रहे हो सर? ठीक है, एनपीएस, बैंकिंग, रेमिटेंस, मेल, स्टैम्प्स, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, जो देखना है देखो, चेक करो। अच्छा, लेकिन सर जो पोस्ट ऑफिस का ट्रेडिशनल काम है, क्या उसमें जीएसटी लगता है सर? The following services provided by Department of Post are not liable to tax. Basic mail service, known as postal service, postcard, inland letter, आजकल तो ये सब यूज बंद हो गया है, काफी कम हो जाता है। Book post, registered post provided exclusively by the Department of Post. Transfer of money through money orders, operations of savings accounts, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में होता है, इशू ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पेंशन पेमेंट्स एंड अदर सच सर्विसेज। ये जो सर्विसेज है, जो काफी पॉपुलर सर्विसेज है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, जो आम आदमी अवेल करता है, कॉमन पीपल, ये सब सर्विसेज सर बिल्कुल फ्री है, मतलब एग्जेम्प्टेड है। फ्री मतलब जीएसटी फ्री। ठीक है, ओके। सर्विस प्रोवाइडेड वन डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ अनदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देता है, ये भी एग्जेम्प्टेड है। सिंपल बात है।
एक्सेप्ट सम स्पेसिफाइड सर्विसेज, अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस कर दिया वो अलग बात, बट नॉर्मली अगर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, एंट्री नंबर 8 में उसको एग्जेम्प्ट करके रखा गया है, याद रखिएगा। सर्विस बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया, I already discussed एंट्री नंबर 4 and 5 में इसको एग्जाम्प्ट करके रखा है, सेक्शन 243W एंड 243G आर्टिकल में बोला सर। और क्या, सरकार सुन सुनते दिमाग खराब हो गया, बट सर सुनो सुनो तो सही। सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस, सर पुलिस के बारे में अभी बात कर रहा था कि पुलिस किसके पॉकेट में है, बाहुबली कौन होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी कोई स्पोर्ट्स इवेंट करता है, प्राइवेट एंटिटी सर, ठीक है, जो प्राइवेटली चलता है, उस पर कोई पुलिस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सरकार की तरफ से, पुलिस किसका, सरकार का, ठीक है, तो क्या बोलता है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, to PSU, private business entities are not exempt from GST. समझ में आ रहा है सर? सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट टू PSU और प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे या कोई प्राइवेट बिजनेस वाले को दे, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, नॉट एग्जेम्प्ट है। Such services are taxable supplies and the recipients are required to pay the tax. Recipient normally देखो, चार्ज ऑफ GST चैप्टर प्लीज पढ़िएगा सर, चार्ज ऑफ GST जिनका नहीं हुआ है लिख लो और कंप्लीट करो, और तो जो भी डाउट है पूछ लिया करो। चार्ज ऑफ GST में दो तरह का GST के बारे में कहा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ सर, फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज, ठीक है सर। अब फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, जो सप्लायर होता है वो GST पे करता है, भाई मैंने सप्लाई किया, मैं GST कलेक्ट करके सरकार के घर में जमा करूंगा, कॉमन सेंस है। जो सप्लाई करेगा वो GST कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट के घर में पे करेगा, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है जिसमें, कुछ नहीं काफी सिचुएशंस होते हैं सर, कहने में कुछ है बट देयर आर लॉट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस आप काउंट नहीं कर, अनकाउंटेबल हो सकता है मे बी, जहां पर ये देखा जाता है कि रिवर्स चार्ज हो रहा है। रिवर्स चार्ज मतलब रिसिपेंट जो है सर्विस का, वो GST वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, मतलब रिसीव करेगा और साथ में GST कलेक्ट करेगा, मतलब उसी का GST पेमेंट करना था, मतलब वो क्या करता है, रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो रिसिपेंट है सर, मतलब जो सर्विस लेने वाला है, रिसिपेंट ऑफ सर्विस, सर्विस लेगा भी, GST उसी को देना था, लेकिन वो सप्लायर को नहीं देगा, GST डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट। नॉर्मली क्या होता है, रिसिपेंट से सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर से सरकार के पास जाता है, बट जैसे कि इस केस में जब कोई गवर्नमेंट मतलब पुलिस के सर्विसेज कोई कॉर्पोरेट एंटिटी या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लेता है, ठीक है, या कोई कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन लेता है, तो उनके केस में भी सेम टू सेम GST डायरेक्टली सरकार के घर में जो रिसीव किया सर्विस वो जमा करेगा। एग्जाम्पल के लिए ये केस स्टडीज देखो सर, ये केस स्टडीज देखो, ये सिचुएशंस देखो, ये जैसे ये कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन है, ठीक है, आप इसमें CAB भी लिख सकते हो, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ठीक है, या क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ आसाम, ठीक है, बहुत सारे भारत के हर स्टेट में क्रिकेट एसोसिएशन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। तो कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बैंगलोर रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, बैंगलोर को बोला to provide security and around the cricket stadium for the purpose of conducting cricket match, चाहे वो IPL का भी हो सकता है या फिर कोई बायलैटरल सीरीज जैसे कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया न्यूजीलैंड, कोई भी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया बांग्लादेश, ठीक है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंजेस द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन। अब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस किसका है, सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है सर। अब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस जो सर्विस इस क्रिकेट एसोसिएशंस को प्रोवाइड करेगा, समझ में आ रहा है सर? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस है, कौन रिसीवर है सर, सर्विस रिसीव कौन कर रहा है, ऑब्वियसली क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा है, जैसे हमारे केस में KCA कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन बैंगलोर, ठीक है। द कमिश्नर ऑफ पुलिस अरेंजेस द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन, बदले में पेमेंट भी होगा, पुलिस को एक स्पेशल पैसा भी मिलेगा। इन दिस केस
service of providing security by the police personnel are not exempt. As the service is provided by government, Karnataka Cricket Association is liable to pay tax. सर्विस कौन दिया? सरकार ने दिया. कौन लिया? KCA ने लिया. कंसिडरेशन पे albeit under reverse charge mechanism. और इस पे KCA मतलब क्रिकेट कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर में या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के घर में दोनों को मिलेगा. CGST SGST जो भी रेट ऑफ टैक्स है जो टिकट से कलेक्ट किया जाएगा या जो भी पेमेंट होगा उसमें चार्ज करके सरकार के घर में जमा हो जाएगा. सर समझ में आ रहा है? बोलो सर. समझ में आ रहा है? कि स्टडी समझ में आया? बोलिएगा सर. थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन है बट समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है कि कहाँ का GST कहाँ चार्ज होगा कहाँ चार्ज नहीं होगा. इट्स रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. सर आप लोग कनेक्टेड हो? हेलो. ओके सर. यस सर. है सर. The Deborah case. Services provided by way of tolerating non-performance of a contract. सर ये भी थोड़ा अजीब केस है. नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा हुआ था वो निभाया नहीं गया. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप लोग पढ़े ही होंगे सर, है ना? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो वादा हुआ था मतलब जो बात हुआ था वो वादा पूरा नहीं हुआ मतलब ब्रीच हो गया. Is one of the condition normally stipulated in the government contract for supply of goods or services. The agreement entered into between the parties. तो जो दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है चाहे कोई भी सर्विसेज हो या गुड्स पहुंचाना हो, ठीक है, बट बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसिपिएंट अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है. Now the point is that in case of any parties breach the contract, अगर इसमें से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है मतलब ब्रीच करता है, including non-performance of contract, then such person is liable to pay damages. ये कहाँ पर पता जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ डैमेज होता है. जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ा है या फिर पढ़ रहा है आजकल, ठीक है, दे मस्ट नो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से डैमेज होता है. एक होता है सर एग्जेम्पलरी डैमेजेस, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है. तो इस तरह का अलग अलग डैमेज होता है. लेकिन आप यहाँ पर समझो कि डैमेज तो होता है, तो लायबल टू पे डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन और पेनल्टी टू द अदर पार्टी. टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शंस व्हिच इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, ये जो नॉन परफॉर्म को टॉलरेट करना, एक बंदा ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, मानो गवर्नमेंट के साथ किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जिस बंदे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया और उसको गवर्नमेंट ने टॉलरेट किया और बदले में जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड के अंदर रखा गया है. मतलब बदले में जो डैमेज पेमेंट किया जा रहा है इसे एग्जाम कैटेगरी में रखा गया है. एज पर शेड्यूल 2 एज एक्सप्लेन चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी में भी इसके बारे में बोला गया है. एंड द पर्सन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड द कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और पेनल्टी एंड इज अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच अमाउंट. नॉर्मल वे में, ठीक है, नॉर्मल वे में टैक्स देना है, लेकिन जब भी बात सरकार के साथ हो जाएगा तो खेल थोड़ा अलग हो जाएगा. However, in case of supplies made to government, अगर वो सप्लाई सरकार को किया जा रहा है, सर्विसेज बाय प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, सप्लाईज मेड टू गवर्नमेंट और प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट by way of tolerating the non-performance of contract by the supplier of services covered under the exemption under entry number 62 of the notification. Thus, any consideration received by the government from any person or supplier for non-performance of contract is exempt from tax. तो नॉर्मल केस में जीएसटी फाइन में लग जाता है, बट अगर सरकार बीच में आ जाए तो जीएसटी नहीं है. सर एग्जाम्पल देखो, मन में जो सवाल है उसका जवाब मिल जाएगा. केस देखो, केस देखो, सब रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशंस है, जितना जानोगे कम बढ़ जाता है. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD हर स्टेट में होता है. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका, चलो आजकल कर्नाटका का बात ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अब इस जगह में कोई भी स्टेट बिठा लो. PWD of Karnataka entered into an agreement with Messrs ABC, a construction company,
फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन, कि भाई आओ मेरे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाओ, ये ऑफिस कॉम्प्लेक्स रेडी करो और बदले में इतना अमाउंट ले लो। इन द एग्रीमेंट डेटेड 10th July agreement हुआ, it was agreed that by both the parties that Messrs. ABC shall complete the construction work and hand over the project on or before 31st December. 31st December के अंदर वर्क हैंडओवर करने का डिसीजन भी लिया गया, 10 जुलाई से लेके 31st December. It was further agreed that any breach of the terms of the contract by either party would give right to the other party to claim for damages. मतलब चाहे सरकार काम करने नहीं दे रहा है या फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो किसी कारण से काम कंप्लीट नहीं कर पाया, या तो सरकार उसको पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है, या फिर वो पार्टी जो है वो टाइम पे काम खत्म नहीं कर पाया, दोनों पार्टी की तरफ से जो ऑब्लिगेशंस है। लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्या सिखाते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट हमें ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना सिखाते हैं, और जहां पर ये ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब जिसका जो लायबिलिटी है वो चुकाए, जिसका जो ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट करे, ठीक है। अगर यहीं पर कहीं किसी जगह में अगर इस चीज में गड़बड़ हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। So it was further agreed that any breach of the terms of contract by either party would give right to other party to claim for damages or penalty, जो as per contract होता है। So Messrs. ABC did not complete the construction and did not hand over the project as on before the 31st December. So as per the contract, the department asked for damages. सरकार बोल रहा है कि भाई डैमेज दो, पेनल्टी दो Messrs. ABC को, and threatened to go to the court if not paid. अगर तुम नहीं दोगे तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। तो डर के मारे Messrs. ABC भाई को बोला ठीक है भाई 10 लाख का दे देते हैं जो पेनल्टी एज पर कॉन्ट्रैक्ट था, to the department for non performance of contract. Amount paid by Messrs. ABC to department is exempt from payment of tax because वो सरकार के साथ था। अगर ये सरकार की जगह किसी दूसरा पार्टी होता तो इसमें जो जीएसटी अमाउंट गवर्नमेंट डिसीजन करता वो रेट ऑफ टैक्स जीएसटी के तौर पे सरकार के घर में जमा होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पार्टी में गवर्नमेंट बैठा हुआ है तो ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में एज पर सेक्शन 62 नोटिफिकेशन के कारण। बोलो सर, क्लियर हुआ बात? एनी डाउट सर? আচ্ছা, এই যে মেট্রো রেলের কাজগুলো এগুলো তো এরকম মানে কন্ট্রাক্টের মানে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, এর জন্য কি এরকম কম্পেনসেট করতে হচ্ছে? হ্যাঁ, obviously if due to হাওড়া ময়দানে obviously এগুলোতে কন্ট্রাক্ট থাকে। एबारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी सारे कंडीशंस होता है कि किस लिए देरी हो रहा है। अगर देरी ड्यू टू एनी नेचुरल रीजन, ठीक है, तो वो सब कंडीशंस होता है कि भाई किस रीजंस पे देरी हो रहा है ये देखना पड़ेगा। जैसे मानो कि किसी जगह में, जैसे आपने जैसे सवाल किया मेट्रो प्रोजेक्ट, जैसे हमारे कोलकाता में बोबाजर एरिया में, सियालदा बोबाजर एरिया में जो मेट्रो लाइन है उसमें काफी प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर कुछ प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट वहां पर जो लोग हैं उनको मतलब न्यूली रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहा है न्यू जगह में, या फिर उनका जो प्रॉब्लम है उसको सब सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट के साथ कंपनी कैसे काम करेगा वो कंडीशंस पे है, ठीक है। बट अगर एक प्योर बिजनेस कंसेप्ट में बात किया जाए ना सर, उसमें नो डाउट, क्योंकि सभी के टाइम का एक मैटर होता है सर, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर अगर प्रॉपरली काम कंप्लीट नहीं होता है तो दोनों को खर्चा है, गवर्नमेंट का भी खर्चा है और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पांसिबिलिटी लेके काम कर रहे हैं उनका भी काफी खर्चा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के एक लाइसेंस कैंसिल कर देता है। हाँ सर, लाइसेंस कैंसिल कर देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के कॉस्टिंग में एक चैप्टर आता है सर, ठीक है। स्पेशली जो लोग सीएस में है कि नहीं आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सीए एंड सीएमए को तो करना पड़ता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर एस्केलेशन क्लॉज बोल के, मैम के पास आप लोग जब करोगे ना, मैम आपको जरूर सिखाएंगे सर एस्केलेशन क्लॉज। वो क्या होता है जानते हो? एस्केलेशन क्लॉज में मतलब काम करते करते कई बार देखा जाता है कि खर्चा बढ़ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी ना वो कंडीशन लिखा रहता है कि इफ सिचुएशंस अराइज, इफ देयर इज मच मोर कॉस्ट नीडेड, सो कंपनी को ये कंपेंसेट करना पड़ेगा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स सर, ठीक है। कॉस्टिंग में कैलकुलेशन किया जाता है,
कितना एक्चुअल लेवल में प्रॉब्लम हो रहा है वो सब समझाया जाता है, और उसके ऊपर बेस करके लॉ में डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिकली कॉस्ट वाले क्या करेगा, कॉस्टिंग कर लेगा, कॉस्टिंग करके देख लेगा, उसके बाद वो डैमेज क्लेम के बारे में बात करेगा। सब कुछ कनेक्टेड है सर, इंटरकनेक्टेड। ओके, आगे बात करें। अच्छा हो गया सर, सरकारी लेवल में बहुत बात करें, ठीक है। लेकिन आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सारा सर्विसेज जीएसटी फ्री नहीं है। ठीक है, देयर आर सम सर्विसेज जहां पर आपको जीएसटी देना पड़ता है, और उस पर कुछ स्पेशल केसेस भी हम लोगों ने देखा, जरूर इसको याद रखिएगा। अब सर एक दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्शन सर्विस। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, काफी अप टू डेट बातें होंगे, एकदम पेशेंस बरकरार रखिएगा सर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या आ सकता है सर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंट्री नंबर 10, 10A, 11, 41A एंड 41B। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन सर्विस में मेनली पॉइंट किया है। ठीक है, जिसमें अगर मैं एक बार शॉर्टकट करूं आपको, कंस्ट्रक्शन काम में सर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन काम में लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है, उनके पास लेबर होता है, वो लेबर सप्लाई करता है किसी और से, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इरेक्शन, क्या क्या काम के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन चले, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का इरेक्शन चले, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। इरेक्शन, इरेक्शन कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम थिंग। ठीक है, मतलब या तो इरेक्ट करना बोलते हैं या तो कंस्ट्रक्ट करना बोलता है। कमीशनिंग, ठीक है, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, फिटिंग, repair, maintenance, renovations, alterations of civil structure, or any other original work pertaining to the beneficiary-led individual house construction or enhancement under the Housing for All और मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। ध्यान से सुने सर बात, ये जो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का बात हो रहा है, ये किसके लिए है, ये हाउसिंग फॉर ऑल बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, करेंट गवर्नमेंट का ये योजना चल रहा है। उसमें जो मिशन है, उस मिशन का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको लेके बंगाल में बड़ा गंदा पॉलिटिक्स चल रहा है सर। गंदा पॉलिटिक्स ऐसा है, मैंने भी सुना इसके बारे में, मैं देखा भी। चाहे कोई भी करे, जैसे रूलिंग पार्टी जो है वेस्ट बंगाल का, दैट इज टीएमसी, ममता दीदी का पार्टी। तो रूलिंग पार्टी का ऐसा कर रहा है सर कई जगह में, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा को बंगाल आवास योजना बन के चला रहा है सर। और ऐसा मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ऐसा कई जगह में नाम भी लिख के रख दिया, मतलब घर बनाया गया है आवास योजना के पैसे से, लेकिन वहां पर नाम रख दिया गया बांग्ला आवास योजना। मतलब एकदम झूठा पॉलिटिक्स चल रहा है सर, जो भी करे गलत है। ठीक है, बांग्ला आवास योजना, लेकिन ये आवास योजना बंगाल गवर्नमेंट का है नहीं, लेकिन ये लोगों को गुमराह करने का एक पॉलिटिक्स है। ठीक है, जो भी करे, ठीक है, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, बट क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना का बात आया, तो मैं आपको जस्ट एक इंटरकनेक्ट करने का कोशिश किया कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में अब देखो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा रुचि बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्शियल रुचि है, बट देखो जानो क्या है। कोई टीएमसी सपोर्टर होंगे, तो कोई बीजेपी के होंगे, तो कोई कम्युनिस्ट होंगे। लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देश का अच्छा होना चाहिए और लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरा मानना है सर। जो भी पार्टी का फॉलोअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ट्रांसपेरेंस पॉलिटिक्स इज मतलब इम्पोर्टेंट फॉर ऑल सर। कल अगर कोई और आ जाए पार्टी चलाने, उसको भी वही करना चाहिए कि पॉलिटिक्स ट्रांसपेरेंट होना। सर यूथ को ये बात समझ लेना चाहिए जल्दी जल्दी। ओके, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि ये जो प्रधानमंत्री का अर्बन मिशन चल रहा है या प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, इसमें जो भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 10A में सर्विस सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूब वेल ऑफ द फार्मर्स। कितना अच्छे से लिखा बात को, हमारे देश है, भारत हमारा देश है, इस देश का कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। सर ये बात क्यों लिखा, अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर?
सर हमारे देश में एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होना जरूरी है, और फार्मर का ट्यूबवेल जो खेत के अंदर होता है, जो एग्रीकल्चर यूज के लिए जरूरी है, वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना चाहिए। क्योंकि जिन जो फार्मर्स के फैमिली से है या जो फार्मिंग के बारे में कहीं भी थोड़ा जानता है, उनको पता होगा इंडिया में गांव गांव में जो जमीनें हैं, सिर्फ गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा ऐसा भी गांव है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा भी है ना सर, खेत तक नहीं गया है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड तक नहीं गया है, तो प्रॉब्लम क्या है सर? किसानों को खेती करने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए जनरेटर लाना पड़ता है, जनरेटर का कॉस्ट उठाना पड़ता है। क्यों सर? देश में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या एग्रीकल्चर के लिए एक बेसिक लेवल का इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं पहुंचा सकते हम लोग? सोचो सर, आजादी का 75 साल हो गया, अभी भी हम लोग काफी पीछे रह गए कुछ मामले में। ये पहले के गवर्नमेंट को पहले ही कर देना चाहिए था, कम से कम 20 साल 25 साल, और भी पुराना बात है, 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। चाइना कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? सभी क्वेश्चन। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम है, इसीलिए इस तरह का पॉइंट को रखा गया है। अगर पॉइंट के पीछे का बैकग्राउंड को समझोगे ना, भारत को जानोगे ना, समझोगे ना, तो पता चलेगा कि भाई ये पॉइंट क्यों दिया है। नहीं तो ना सिर्फ मगअप करने का सोचोगे ना, अच्छा अप टू दी ट्यूबवेल ऑफ दी फार्मर्स, वो क्या याद रखने वाला चीज है, भूल जाओगे। लेकिन क्यों ट्यूबवेल की तरफ बात यहाँ पर इशारा किया है, ये समझ जाओगे तो काफी कुछ याद आ जाएगा सर। Service by way of pure labor contract or construction of erection of commissioning or installation of original work pertaining to single residential unit, otherwise than as a part of residential complex. रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पार्ट के लिए नहीं, जो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है उसके लिए भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट में कोई जीएसटी का बात नहीं है सर, एग्जेम्प्टेड में रखा गया है। इसके अलावा सेक्शन 41A एंड 41B ये काफी इंटरेस्टिंग बात करता है। मैं आपको शुरू में बोल रहा था ना, सिटी में स्पेशली, कोई भी बिग सिटी या नॉर्मल सिटी जो भी हो, आजकल फ्लैट बहुत होता है सर, है ना? जैसे मैं आपको बोलूँ, कोई भी एक फ्लैट का जगह लेता हूँ सर, फ्लैट बनता है, बिल्डिंग। मैं जस्ट लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, फ्लैट कंस्ट्रक्शन नियर मी, जस्ट एग्जाम्पल के लिए उठा रहा हूँ सर, जस्ट एग्जाम्पल लेना है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है आपको। अब देखो ये जो फ्लैट वगैरह बनता है ना, तो ज्यादातर केस में क्या होता है, इस फ्लैट का ना कोई लैंड ओनर होता है। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ज्यादातर केस में फ्लैट का कोई एक्चुअल लैंड ओनर होता है, और वो लैंड ओनर क्या करता है, इस फ्लैट को किसी बिल्डर के हाथ में दे देता है। बिल्डर कौन? जो बेसिकली लोकल लेवल प्रमोटर भी हो सकता है, या कोई नेशनल लेवल प्रमोटर भी हो सकता है। लोकल लेवल मतलब बहुत ही छोटा सा एरिया में उसका प्रमोटिंग का बिजनेस है, और नेशनल लेवल मतलब वो इंडिया भर में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम करता है, डिपेंड करता है। तो जो फ्लैट बनता है ना, ये ओरिजिनल लैंड ओनर क्या करता है, लैंड, इस अपने लैंड पे किसी और को बिल्डिंग बनाने के लिए उसका राइट देता है। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में टीडीआर कहते हैं, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स। शॉर्ट में हम लोग उसको टीडीआर कहते हैं, ट्रांसफर, हो सके तो लिख के रख लो, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। और एक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है एफएसआई। एफएसआई का फुल फॉर्म होता है सर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये हर शहर में चलता है सर, कि कितना फ्लोर का एरिया है, और उसको बनाने में जो राइट है वो कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, हर शहर का अपना अपना स्पेस इंडेक्स होता है। आप चाहो तो बाद में एफएसआई के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एफएसआई कॉन्सेप्ट या लॉन्ग टर्म लीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म में लीज दिया जाता है, ठीक है, ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू ए डेवलपर, आर exempted subject to the conditions, point to be noted sir, exempted but subject to the conditions, शर्त के साथ, that the constructed flats, जो भी फ्लैट उसमें कंस्ट्रक्ट होगा, sold before issuance of completion certificate and tax is paid on them। मतलब क्या हुआ सर? सर मतलब ये हुआ कि जो फ्लैट उस पर्टिकुलर जमीन में बनाया जाएगा, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सीसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, सीसी सर्टिफिकेट इशू होने से पहले वो फ्लैट बेच देना पड़ेगा, और उसका जो टैक्स अमाउंट है
वो टैक्स इज पेड ऑन देम, मतलब उसमें जो टैक्स अमाउंट है वो देना पड़ेगा किसको? ऑब्वियसली जो फ्लैट ओनर है, मतलब सेल के ऊपर जो टैक्स है। Exemptions of TDS, FSI, long-term lease shall be withdrawn in case the flat sold after issue of completion certificate. क्या हो गया सबको? इसको प्रॉब्लम हो गया। देखो सर अगर एग्जेम्पशन लेना है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद अगर सेल हो रहा है तो एग्जेम्प्ट हो सकता है, बट सच विथड्रॉल हैल बी लिमिटेड टू 1% ऑफ द वैल्यू इन केस ऑफ अफोर्डेबल हाउस। अफोर्डेबल हाउस किसको बोलते हैं सर? जिस घर का, इसके बारे में पहले भी किसी क्लास में बोल के रखा जीएसटी में ही, कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विसेज के बारे में पहले भी एक बात किया, जिसमें कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर क्या जीएसटी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में चार्ज ऑफ जीएसटी में डिस्कस करके रखा। नॉर्मली 45 लाख तक का जो फ्लैट होता है ना, उसे उसको अफोर्डेबल हाउस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 45 लाख प्लस हो जाएगा तो वो बेसिकली अफोर्डेबल नहीं, लग्जरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अफोर्डेबल के केस में आपको 1% ऑफ वैल्यू, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो 5% ऑफ द वैल्यू पेमेंट करना पड़ता है। तो इन दैट केस उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टीडीआर का केस है, टीडीआर एफएसआई, मतलब जब किसी को लैंड का ट्रांसफर कर रहे हो, आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर करने के टाइम पे एक्चुअली एक पेमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ये जिसका जमीन है, मानो कोई मिस्टर ए का जमीन है, तो मिस्टर ए जब ये जमीन मिस्टर प्रोमोटर को सप्लाई करेगा, मतलब बेसिकली मिस्टर डेवलपर को या प्रोमोटर को, तो प्रोमोटर या डेवलपर इसके बदले लैंड ओनर को एक बड़ा अमाउंट देता है। वो डिपेंड करता है, 10 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। तो ये 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, क्या ये अमाउंट जीएसटी में आएगा कि नहीं आएगा, इसी का बात चल रहा है, ठीक है सर। ये जो डेवलपमेंट राइट्स के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, इसी का बात चल रहा है। इसमें भी दो कंडीशंस रखा है, एग्जेम्पशंस हो सकता है, maybe exemptions TDR FSI long term lease shall be withdrawn in case the flat sold after issuance of certificate, but such withdrawal shall be limited to 1% of the value in case of affordable house and 5% of the value in case of other than affordable house. Affordable house किसको बोलते हैं सर? 45 लाख के ऊपर हो जाए तो नॉन अफोर्डेबल मतलब लग्जरी, 45 लाख के अंदर हो तो अफोर्डेबल हाउस के अंदर उसको रखा गया है। अगर ज्यादा अफोर्डेबल के बारे में जानना है तो चार्ज अंडर जीएसटी को देखो सर, वहां पर मैंने अफोर्डेबल के बारे में काफी डिटेल्स में बात करके रखा। अब थोड़ा डिटेल्स में जानो कंस्ट्रक्शन सर्विस। देखो सर, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया हाउसिंग फॉर ऑल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना इज ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। स्पेशली सबके लिए घर होगा और अर्बन एरिया में गरीबी नहीं रहेगा। मोहुपा शॉर्ट पे ऐसे बोला जा सकता है सर, मोहुपा याद रखिएगा। मोहुपा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन का एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार 2022 में ही लॉन्च किया है, when the nation completes 75 years of its independence. The mission seeks to address the housing requirement of urban poor, including slum dwellers, मतलब जो झुपड़ी में या बस्ती में रहता है। भारत का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है बोल सकते हो कोई? इवन वो वर्ल्ड का भी धारावी बॉम्बे, यस धारावी मुंबई, धारावी मुंबई सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का है। धारावी नंबर 1 स्लम है, बॉम्बे में है। सेकेंड लार्जेस्ट स्लम कोलकाता में है सर। ये क्या पढ़ा सर थर्ड। सर? उतना नहीं पता। और भी है सर, और भी जगह स्लम एरिया में आता है, दिल्ली में है शायद, दिल्ली में होगा, ठीक है। बड़े शहर में ज्यादा स्लम दिखता है सर। कोलकाता में सर धारावी मुंबई में सबसे बड़ा स्लम एरिया है। सेकेंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है टिकियापाड़ा, या उसका और भी साथ में जुड़ा हुआ है पीलखाना बोल के कनेक्टेड, ठीक है। पीलखाना टिकियापाड़ा ये जो एरिया है ये भी बहुत बड़ा स्लम एरिया में आता है, हावड़ा में है बेसिकली। हावड़ा स्टेशन के पीछे आता है सर ये एरिया, ठीक है। यहाँ पर भी स्लम डेवलप्स बहुत है। कंपेरेटिवली धारावी मुंबई कंपेरेटिवली काफी डेवलप है। हमारा हावड़ा पिलखाना या टिकियापाड़ा एरिया उससे थोड़ा ज्यादा ही डिटोरिएटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज धारावी का जो इकोनॉमी है ना वो बहुत स्ट्रांग है। धारावी स्लम हो सकता है पर धारावी में साल में 1000 करोड़ का बिजनेस होता है एवरी ईयर, मोर देन 1000 करोड़।
1000 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करे धार में। हावड़ा टिकियापाड़ा पिलखा एरिया में बिजनेस होता है बट उतना भी नहीं। ये रीजन बहुत सारा है, मैं पॉलिटिकल मैटर में नहीं जाऊंगा या फिर सोसाइटल डेवलपमेंट में बात नहीं कर पाऊंगा, बट इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि धारावी मुंबई का इकोनॉमिक सिचुएशंस काफी डेवलप है, बस वहाँ पर घर होना जरूरी है, लोगों का रहने का तौर तरीका थोड़ा सा डेवलप होना जरूरी है। ये काम बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी स्लम एरिया हो। इवन हार्वर्ड से इकोनॉमिक रिसर्च के लिए आता है सर कि एक स्लम में रह के इतना बिजनेस कैसे हो सकता है, लंदन से, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि भाई कैसे पॉसिबल है, बट भारत है, बहुत कुछ कर सकता है। भारत बहुत कुछ कर सकता है सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दुनिया पागल है भारत को देख के। क्यों? 140 करोड़ आबादी। हाँ, दुनिया 30 करोड़ आबादी, अमेरिका जैसे कंट्री 30-33 करोड़ आबादी लेके भारत से 2 गुना जगह लेके भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लेशन ये वो। और हम लोग देखो 140 करोड़, धीरे धीरे 150 करोड़ हो जाएगी 2026 में, फिर भी हम लोग अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इतना भी कोई कंसर्न नहीं है, डेमोक्रेसी चला लेते हैं हम लोग। यही बोलते हैं ना, भारत है, हम लोग कैसे भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, the mission seeks to address the housing requirement of urban poor including slum dwellers। ठीक है, slum rehabilitation, slum dwellers with participation of private developers। private developers को भी बुलाया गया, भाई आओ डेवलप करो लोगों के लिए। ठीक है, using land as a resource। ठीक है, promotions of affordable housing for weaker sections through credit link subsidy। ठीक है, सरकार के थ्रू से उसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, और उसके थ्रू से वो घर खरीदेगा। Subsidy for beneficiary-led individual house construction enhancement, new program है sir। And the last component of the mission is assistance to individual eligible families belonging to EWS, economic weaker sections। जैसे रिसेंटली एक हुआ है ना सर, 10% कोटा, मतलब SC ST OBC के साथ साथ और एक कोटा आया है EWS। मतलब एक काम करते हैं ना, बेस्ट है, सारे के सारे लोगों के लिए कोटा आ जाए, मजा आ जाएगा। कोई कोटा से बाहर सब हटा दे नहीं, हटा नहीं, सबको हटा देने से बवाल हो जाएगा सर। हटाने का बात करने से फिर से ट्रेन जलेगा, समझ रहे हो सर? ट्रेन जलेगा, ऑटो जलेगा, लोगों का दुकान जलेगा। क्या हुआ सर कुछ दिन पहले पटना में, बिहार में, देखा नहीं हम लोग? हाँ सर। लेकिन बात ऐसा है कि हटाने का नाम लेने से ही हमारे देश में प्रॉब्लम। बांग्लादेश हाँ सर, কি বললেন আমাদের? বাংলাদেশে কোটা কি তুলে দিল না কিছুদিন আগে? हाँ, बांग्लादेश का अलग कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, हमारे देश में सबको कोटा में इंक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे सबको कोटा दे दो, अब देखते हैं कि क्या होता है। कुछ ना कुछ सेक्शन बना दो। ठीक है भाई, इसका नॉर्थ ईस्ट का कोटा, इसका इकोनॉमिकली वीकर कोटा। ठीक है, ये स्पेशल स्टेट का दर्जा देके, कुछ भी नाम देके सबको कोटा में डाल दो, फिर देखो अल्टीमेटली सब जनरल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल मैटर है, इसमें चर्चा करने का राइट नहीं है मेरा, मतलब राइट नहीं इन द सेंस सेंसिटिव इश्यूज है सर। ठीक है, हम लोग कई कबार बात को लेके समझते नहीं है, बात कर लेते हैं, बट मे बी देयर आर सम सेक्शन इन द सोसाइटी जिनके प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर ऑब्वियसली एक चीज मैं मानता हूँ, SC ST OBC जो कुछ भी अपने अपने जगह में है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये कैसे डेवलप होगा ये देखना चाहिए, चाहे वो SC में हो, चाहे वो ST में हो, चाहे वो OBC में हो, चाहे वो जनरल। ये सरकार आइडेंटिफाई कैसे करेगा, इसके लिए कोई योजना है तो बताए। ठीक है, और उसमें कुछ अमल करें तो मैं जानूंगा कि दम है बात में। मतलब ये मेरा मानना है, बाकी सबका अपना ओपिनियन। Categories to either construct new house or enhancing existing house on their own to cover the beneficiaries who are not able to take advantage of other components of the mission. Such families may avail specified amount of central assistance for construction of new house or for enhancement of existing user under these missions. Entry 10 of the notification क्या कहता है? Entry 10 of the notification यही कहता है सर, exempt the service provided by way of pure labor contract, construction, erection, already मैंने आपको बता दिया, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशंस, कंप्लीशंस, फिटिंग आउट, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशंस जो भी करोगे ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है,
यही बात है सर एंट्री नंबर 10 का पॉइंट। लेकिन आपको प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए था, मैंने ये भी बता दिया। अच्छा, इसमें कुछ ये भी बोला सर, द टर्म ओरिजिनल वर्क का मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन। ओरिजिनल वर्क का मतलब न्यू कंस्ट्रक्शन, ऑल टाइप ऑफ एडिशंस एंड अल्टरेशंस टू अबैंडन्ड और डैमेज स्ट्रक्चर ऑन लैंड दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक देम वर्केबल। ठीक है, जो डैमेज हो चुका है उसको ठीक ठाक करें। इरेक्शंस, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर वेदर प्रीफैब्रिकेटेड और अदरवाइज। ठीक है, जो भी करके ठीक करना है करो, बट आप उसको ओरिजिनल वर्क का नाम जरूर दे सकते हो। एंट्री 11 ऑफ द नोटिफिकेशन कहता है exempt the service by way of pure labor contract of construction, erection, commissioning, installation of original works pertaining to a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex from GST। बस यही बोला है। The residential complex means any complex comprising of building or buildings, ठीक है, having more than one single residential unit। For the single residential unit का मतलब होता है self contained residential unit which is designed for use wholly or principally for the residential purpose for one family। ठीक है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा फैमिली रह सकता है और सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट पे एक ही फैमिली रह सकता है। बट अगर वो अफोर्डेबल कैटेगरी में है, आवास योजना कैटेगरी में है, इन पे जो भी सप्लाई ऑफ लेबर होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब जो कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेगा उन पे जो भी पेमेंट होगा उसका कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये था लंबा चर्चा। सर आगे बढ़े, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बहुत लंबा लिस्ट है सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैक्सिमम बात करने का, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट उठा सकता है, कोई भी पॉइंट पे बात कर सकता है, कोई ठिकाना नहीं है भाई कौन सा पॉइंट उठाए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट आप खुद से भी गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट हो बाद में पूछ लीजिएगा इफ एनी, बट एटलीस्ट ट्राई टू कवर ऑल पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि क्या है ना सर, कनेक्टेड रहेंगे तो एग्जाम सिचुएशंस में याद आता है। अगर बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहेंगे ना तो समझ ही नहीं पाएंगे भाई कहाँ से पूछा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में जीएसटी आता है कि नहीं आता है, बिग क्वेश्चन। ठीक है सर, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट कुछ एंट्री है। एंट्री नंबर 15, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट एकोम्पनीड। तो कुछ चीजें साथ में लेके चलो ना चलो, बाई एयर, एम्बार्किंग फ्रॉम, टर्मिनेटिंग इन द एयरपोर्ट लोकेटेड इन सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं आता है, मतलब सेवन सिस्टर में नहीं आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, पर सिक्किम इज आल्सो हियर। त्रिपुरा और एट बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। अब इसके पीछे आपको इसका कहानी समझना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, है ना, कि सर इनके लिए पैसेंजर सर्विस में, एयर ट्रांसपोर्ट में जीएसटी क्यों नहीं है, जो यहाँ का लोग है स्पेशली। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये भारत के एक ऐसे पोजीशंस पे रहते हैं ना सर, जिनके कारण, स्पेशली ये ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश बीच में ना पड़ता, ये तो पहले नहीं था ना सर, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके पॉलिटिकली 47 के बाद ये बन गया। जो भी हो, अभी इतिहास में बात नहीं करेंगे, बट मैं इसको पर्सनली क्यों, एकदम ओपनली बात कर रहा हूँ, सभी को पता हो कि ये एक हिस्टोरिकल एरर है सर, गलत है। मतलब ये जो भी जिस तरह से भारत को तोड़ने का चल रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो, आज अगर बांग्लादेश भारत से अलग ना होता, ठीक है, भारतवर्ष से, तो फिर कभी भी ये डिसीजन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जस्ट ड्यू टू बांग्लादेश भारत से अलग हो गया, ठीक है, 47 में, उसके बाद 71 में पाकिस्तान से अलग हुआ। 47 को ही हम लोग मानेंगे, बिकॉज 71 में तो वो पाकिस्तान से अलग हुआ, उसमें हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, वो अलग बात की, भारत ने हेल्प किया तभी जाके पाकिस्तान से वो अलग हो सका। लेकिन द बिग पॉइंट इज दैट कि सर तो फिर और कुछ नहीं सर, इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि बांग्लादेश के साथ ही देखो, कोलकाता होके, ढाका होके इजीली त्रिपुरा मिजोरम जा सकते थे। कोलकाता होके इजीली आप मणिपुर को भी कनेक्ट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ से आप लोग बिहार जाते हो, यहाँ से आप लोग कोई भी स्टेट को कनेक्ट करते हो इतना इजीली। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, अगर শিলিগুড়ি চিকেন নেক যেটা বলে यस सर, यस, वेरी गुड सर, चिकन स्नैक। ठीक है, सिलीगुड़ी इनके लिए एकमात्र एरिया है जिसके थ्रू से वो बस या ट्रेन के थ्रू से जा सकता है। और ये बहुत लंबा समय का बात है सर, क्योंकि कोई भी इंडिया के किसी भी पार्ट से, चाहे वो बिहार से हो, बंगाल से हो, उसको पहले सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा, फिर सिलीगुड़ी से आसाम एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद
यहाँ पर मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज भी है, काफी पहाड़ी एरिया है, फिर जाके वो आसाम, अरुणाचल, नागालैंड इस तरह से वो कवर कर सकता है। ठीक है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अभी जाके बन रहा है, अभी जाके बन रहा है सर, इतना दिन तो कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नेटवर्क नहीं था। फर्स्ट टाइम इन 2022 मणिपुर में मालगाड़ी पहुंचा है सर, मालगाड़ी मतलब गुड्स ट्रेन। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बहुत है, ये इंडिया का मेन लैंड से काफी प्रॉब्लम में है। और चाइना का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक कॉन्सेप्ट है सर, चाइना चाहता है कि भूटान को वो ले ले और सिक्किम को ले ले, और स्पेशली सिक्किम को लेने के लिए तो चाइना पागल है। तो सिक्किम या भूटान को अगर वो एक्वायर कर लेता है, फिर चिकन स्नेक उसका, और एक बार चिकन स्नेक ले लिया तो समझो कि नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग हो गया। बहुत खतरनाक है सर चाइना। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो अरुणाचल में अपना जगह बना के रखा है। तभी भारत पॉलिटिकली क्या डिसीजन लेता है वो भी अलग चीज है, बट यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, चिकन स्नेक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है इंडिया के लिए। भारत को समझो, बार बार यही बात करूंगा, भारत को समझो, तब सारा सब्जेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, जो भारत को नहीं जानना चाहता है ना, उसके लिए जीएसटी जैसा सब्जेक्ट, इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Transport of passengers with or without accompanied belongings by air, embarking by terminating in an airport located in state of these area. Non-air condition contract carriage, ये भी exempted category में आता है। Other than radio taxi मतलब कैब वगैरह, for transportation of passenger excluding tourism, tourism में जीएसटी है। ठीक है, बट नॉर्मल जो नॉन एसी गाड़ी होते हैं, ठीक है, उसमें जीएसटी नहीं है। कंडक्टेड टूर चार्टर और हायर, उसमें जीएसटी है, टूरिज्म में जीएसटी है। ठीक है, बट नॉर्मल एयर नॉन एयर कंडीशन अगर टूरिज्म में यूज हो रहा है तो जीएसटी है। ठीक है, लेकिन नॉन एयर कंडीशन अगर नॉर्मल पैसेंजर कैरी में यूज हो रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं है। बट टूरिज्म को जीएसटी के अंदर रखा गया है, बिल्कुल, बिकॉज वो गवर्नमेंट का अर्निंग का जगह है। कोई भी देश चाहते हैं कि उनके कंट्री में टूरिस्ट आए। आप सोच नहीं सकते सर, हमारे देश में टूरिस्ट इतना डेवलप हो सकता है, बट प्रॉब्लम है ना, हमारे देश में कुछ खराब कल्चर है जिसके कारण हम लोग टूरिस्ट को डेवलप नहीं कर पाते। वो कल्चर ठीक करना पड़ेगा। जैसे जापान को देखा आप लोगों ने वर्ल्ड कप में क्या किया, फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो ओपनिंग सेरेमनी बना था वर्ल्ड कप में, कतार में जो चल रहा है। जापान इज द ओनली कंट्री जो गौतम बुद्ध की फिलोसॉफी में चलता है, और गौतम बुद्ध का फिलोसॉफी उपनिषद से आया है सर, वेद से। सर वहां पर वो शिक्षा चलता है कि अगर मैं स्टेडियम में खेला देखने गया तो उस जगह में जो गंदा हुआ है ना, वो गंदे को मैं साफ करूंगा। और वही किया जापान के सपोर्टर्स ने। खेल खत्म होने के बाद जो भी कूड़ा कटकर जो भी बना था वो सारा पैकेज में बंद करके एक जगह में रख के आया। जब कतार वाले, स्टेडियम वाले उनको पूछ रहे कि आप क्यों कर रहे हो, तो बोलता है कि हम जिस जगह को जाते हैं ना, उस जगह को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ये सिस्टम भारत में था ना। भारत भारत अपने देश को क्या कहते हैं, माता कहते हैं, है ना। अब माता का मतलब क्या है, जिसको हम रेस्पेक्ट करें। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपना कल्चर से दूर भाग रहे हैं, तो जापान उसको ले लिया। और देखो कतर स्टेडियम, इवन दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री का भी जो कूड़ा कटकर है, जो गंदगी है, उसको भी वो बक्सा में बंद किया, पैकेज में बंद करके डस्टबिन में रखा। ये एग्जाम्पल होते हैं, इसको बोलते हैं कल्चर। अब ऐसे देश में हर कोई जाने के लिए पागल होगा कि भाई कितना सुंदर देश है। तो क्या भारत सुंदर नहीं है? भारत भी बेहतरीन है। अगर इंडिया में टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश का इकोनॉमी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि कंट्री के पास पैसा आएगा। ठीक है, सरकार चाहता है कि हर स्टेट में टूरिस्ट आए, हर हर एक एरिया में, क्योंकि हर स्टेट में कुछ ना कुछ है हमारे देश में। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का बहुत ही पुराना एक कंट्री है, जिसमें इतिहास, हर कन कन में इतिहास छुपा हुआ है सर। और नॉट जस्ट इतिहास, जियोग्राफिकली भी इंडिया बहुत सुंदर है। तो होना चाहिए। अब जो भी है, समझ में आ रहा है आपको, इतना काफी है। स्टेट कैरेज अदर देन एयर कंडीशन स्टेट कैरेज, ठीक है, इसमें भी जीएसटी एग्जेंटेड है। एंट्री नंबर 16, सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, by way of transport of passenger with or without accompanied belongings by air, ठीक है, embarking from terminating at RCS regional connectivity scheme, ठीक है, airport against consideration in the form of viability gap, ठीक है। However, nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of 3 years from the date of commencement of operations of the RCS airport as notified by the Ministry of Civil Aviation। ये एक special kind of जीएसटी एग्जेम्पशंस है। इसमें क्या बोल रहे हैं सर, सर्विस प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पेनिड बिलोंगिंग्स बाय द एयर, जिसमें
जो टर्मिनेटिंग रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के थ्रू से जो आरसीएस एयरपोर्ट होगा, जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बनाया गया होगा, बदले में जो भी अमाउंट लिया जाएगा, इसमें 3 साल का एक टाइम पीरियड रहेगा कि भाई 3 साल तक उसमें कोई जीएसटी चार्ज ना करे, बट 3 साल बाद उसमें जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल स्कीम में किसी जगह को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जोड़ने का एक तरीका है। ठीक है, इसके साथ साथ एंट्री नंबर 17, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर with or without accompanied belongings by railways in classes other than first class or air conditioned coach। ठीक है, उसमें जीएसटी नहीं है। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रामवे, अगर कोई मेट्रो रेल चलता है, मोनोरेल कहाँ चलता है इंडिया में? मेट्रो तो अभी बहुत शहर में आ गया है इंडिया का। हाँ बोलो। बॉम्बे से আছে না मोनोरेल? यस सर, मोनोरेल मुंबई में चलता है सर। इंडिया में एक ही सिटी है जहां मोनोरेल है। मेट्रो इंडिया में सबसे पहले 1984 में कोलकाता में बना था, उसके बाद दिल्ली में बना 2002 में। ठीक है, पहला कोलकाता आया था सर, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली में आया। ट्राम पहले बॉम्बे में भी चलता था, कोलकाता में भी चलता था, अभी ट्राम सिर्फ कोलकाता में है, लेकिन वो भी डिटोरिएशन हालत है। ट्राम को ठीक करना चाहिए सर, क्योंकि ट्राम के कारण टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, बट कोलकाता में जो लोग हैं सर, पता नहीं ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। सर क्या बोलते हो, हम लोग चले जाए क्या? सर वो अलग बात, हम लोग बात के तहत बात कर रहे हैं, देश चलाना इतना आसान थोड़ी। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे में जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। इनलैंड वाटरवेज, जैसे अगर कभी आप हावड़ा स्टेशन से उतरते हो, आप इनलैंड वाटरवे के थ्रू से हावड़ा से कोलकाता आ सकते हो। ठीक है, गंगा के हो इस पार उस पार कर सकते हो, तो इसमें भी एग्जेम्प्टेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म। ठीक है, इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जहां पर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जो वेसल के थ्रू से होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया इन इंडिया जहां पर वेसल के थ्रू से ट्रांसपोर्टिंग चलता है। ठीक है, कभी अगर आप कोलकाता में, कोलकाता नहीं सॉरी, हाँ कोलकाता में भी वेसल है, बट कभी अगर आप ये गंगासागर एरिया में जाते हो ना, ये सब आइलैंड एरिया है सर, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेसल के थ्रू से बॉक्खाली, गंगासागर, ठीक है, हल्दिया, ठीक है, ये सब एरिया में गंगा के ये सब जहाँ पर गंगा नदी मिला है, ये सब वेसल बहुत चलता है। उस पर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट भी होता है। सिमिलर अप्रोच दूसरे एरिया में भी चलता है, उड़ीसा में भी है थोड़ा बहुत, तमिलनाडु में भी है, केरला में बहुत ज्यादा है, केरला में भी है। केरला में बैक वाटर है ना सर, कभी अगर केरला में जाते हो तो केरला में ही लोग घूमने जाते हैं। जो अरब सागर का जो पानी ना केरला में एकदम अंदर अंदर में घुसा है, यहाँ पर भी वेसल सर्विस बहुत चलता है। ठीक है, और यही केरला की खूबसूरती है। ठीक है, बैक वाटर्स बोलते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो वट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वेसल सर्विस कहाँ चलता है, कितना चलता है, उसमें जीएसटी के बारे में क्या बोला है। तो ये भी नॉर्मली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है सर। मीटर्ड कैब्स और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, ठीक है, इंक्लूडिंग ई रिक्शा, इसको भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, ई रिक्शा मतलब वो टोटो, हम लोग प्यार से टोटो बोलते हैं ना सर। एक एग्जांपल देखो, ऋतुराज बुक एयर टिकट ऑफ ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी असम, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर टर्मिनेटिंग इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन असम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, ये नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मली एज पर जीएसटी रूल्स। ठीक है, अच्छा ये एक एग्जांपल देखो, सुब्रतो has hired a non-air conditioned bus from Mohit Travels for organizing a religious tour from Delhi to Jaipur. Transport of passengers by non-air conditioned contract carriage are exempt from GST। आपको भी बोल रहा था, अगर वो नॉन एसी है और उसमें जो रिलीजियस टूर हो रहा है, ठीक है, वो exempt from GST है। लेकिन किंतु परंतु however say transportation of passenger for tourism purpose, अगर वो सेम कॉन्सेप्ट टूरिज्म पे चलता तो वो जीएसटी से बाहर, मतलब जीएसटी में इंक्लूड हो जाता, मतलब एक्सक्लूड नहीं होता। ठीक है, देयरफॉर सच पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस आर टैक्सेबल। इन दैट केस टूरिज्म के लिए होता तो वो टैक्सेबल हो जाता, लेकिन क्योंकि वो चैरिटेबल चल रहा है, रिलीजियस में चल रहा है, नॉर्मल पैसेंजर सर्विस चल रहा है, तो उसमें जीएसटी लागू नहीं होता है नॉन एयर कंडीशंस पे। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल देखो, द नॉन एयर कंडीशन बसेस आर बीइंग ऑपरेटेड बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस, एनी स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस फॉर कैरिंग पैसेंजर विद इन द स्टेट। जैसे हमारे कोलकाता से अगर मैं बात करूं, जैसे कोलकाता में स्टेट गवर्नमेंट का काफी बस चलता है। कोलकाता से सबसे फेमस है नॉर्थ बंगाल ट्रांसपोर्ट, बहुत चलता है सर, एनबीटीसी, नॉर्थ बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
SBSTC भी चलता है, साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, इस तरह का। एक साउथ बंगाल चलते हैं, एक नॉर्थ बंगाल चलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बासेस चलते हैं, बॉम्बे में जाओगे ना महाराष्ट्र में, तो वहां पर आपको BST दिखेगा, बॉम्बे स्टेट ट्रांसपोर्ट। बैंगलोर में भी चलता है BST, बैंगलोर स्टेट ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में भी चलता है, दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह का दिल्ली में एक चलता है ग्रीन लाइनर बोल के, ऐसे हर स्टेट का अपना अपना होता है, ठीक है। Within the state, the passengers are being picked and dropped from and with various points by issuing individual ticket to the passenger, and such service provided by state transport are exempt from GST. सर ये कोई बात हुआ? सर बात तो नहीं है, बट रूल्स तो जानना चाहिए ना, बस यही पॉइंट है। बात तो बिल्कुल नहीं है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बता दिया आपको, टोटो बता दिया आपको, ठीक है। टूरिज्म पर्पस में हो तो आ जाएगा। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स not predominantly for tourism purpose on a vessel from Kolkata to Port Blair, mainland to island, ठीक है, mainland to island or Port Blair to Rose Island, inter island is covered in entry item D of entry 17 since such transportation is between two places of located in India, तो ये exempted category में आता है। मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पर खेल क्या होगा, ठीक है। ये जो आपको मैंने अभी बताया वेसल्स के थ्रू से जो आना जाना, ठीक है, ये अगर इनलैंड कैटेगरी में है, इनलैंड मतलब देश के अंदर, देश के अंदर मतलब जैसे देखो, ऐसे अंडमान निकोबार का जो लेजिस्लेचर या जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी है वो कोलकाता के पास है, पता है आप लोगों को। मतलब अगर अंडमान में कोई केस बनता है तो कोलकाता उसका हाई कोर्ट है। एनीवन बता सकते हो कि कोलकाता क्यों, जहां पर अंडमान कोलकाता से काफी दूर में है? कोई आइडिया सर? कि अंडमान अगर देखा जाए तो तमिलनाडु से भी काफी जितना है, कोलकाता से भी उतना ही दूर पड़ेगा। सबसे नजदीक तो आंध्र प्रदेश पड़ता है, बट इसमें मैक्सिमम केस जो भी केसेस होता है इसका जो जुरिस्डिक्शन एरिया है वो कोलकाता की। एनी आइडिया सर? बोलो सर, किसी को पता है? सर इसका मेन रीजन है, कनेक्टेड हो आप लोग? हेलो? है सर। यस सर। इसका मेन रीजन ये है कि अंडमान निकोबार में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो बंगाली है। सर कैसा बंगाली सर? बाकी लोग नहीं रहता क्या? सर रहता है, जैसे साउथ इंडियंस भी काफी रहते हैं, तमिलियंस, ठीक है, दूसरे स्टेट्स का भी लोग है वहां पर, बट बंगाली ज्यादा रहते हैं। सर क्यों? सर इसके पीछे एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और कुछ नहीं। जब 47 में या 1971 में बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, तो काफी सारे लोग बांग्लादेश से भारत में आश्रय लेने का बात किया था। इंडिया में उनको रहना है, तो भारत सरकार, दैट मीन्स ऑन दैट टाइम इंदिरा गांधी जी के टाइम का बात कर रहा हूँ मैं, 71 में, तो काफी बांग्लादेशी बंगालीज को यहाँ पर रखा। बोले आप लोग यहाँ जाओ, भारत का ही है, आप लोग आराम से रहो, ठीक है। तो ऐसा करते करते वहां पर बंगाली पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, और ये फ्रॉम दैट टाइम धीरे 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 एरिया में बंगाली पॉपुलेशन का काफी ज्यादा सिचुएशन हुआ। इसके कारण कभी घूमने भी जाओगे ना आप लोग, तो आप देखोगे वहां पर बंगाली नाम में जगह का नाम बहुत ज्यादा है, और लोग बंगाली में बहुत ज्यादा बात करता है कॉम्पेरेटिवली। बट हाँ, देयर इज अ तमिल लोग ऑल्सो, बट ये रीजन है हाई कोर्ट कोलकाता होने के पीछे। और एक हिस्टोरिकल ब्रिटिश पीरियड में भी ब्रिटिश लोग कंट्रोल करता था, इसका भी एक रीजन है। तो ये मेन बात है। तो रही बात कोलकाता से अंडमान जाने का, पोर्ट ब्लेयर जाने का, भले ही कितना भी दूर दिखे, बट ये भारत का पार्ट है, तो ये इनलैंड वाटर का कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और ये जो रोज आइलैंड का बात कर रहा था ना सर, ये जो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर टू रोज आइलैंड, ये बेसिकली अंडमान, एक्चुअली एक आइलैंड नहीं है सर, अंडमान में बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये क्या नाम है, इंटरव्यू आइलैंड, ठीक है, लॉन्ग आइलैंड, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड लेके ये बना है सर, हेनरी आइलैंड, ठीक है। ये देखो हेनरी लॉरेंस, सब स्वराज द्वीप, ये सुभाष बोस के नाम, सुभाष बोस इसका नाम दिया था, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, स्वराज द्वीप, ठीक है। वो उसके पीछे अलग कारण है, वो अभी मैं उतना इतिहास में नहीं जाऊंगा, बट ये सब कारण है सर। तो जब इंटर आइलैंड में भी चलता है तो वो भी इनलैंड के कारण ही चलता है, तो ये रीजन है इसके पीछे। देखो भारत को जान सब समझ में आ जाएगा।
सर आइलैंड खरीदने में भी जीएसटी लगता है। आइलैंड खरीदना इंडिया में नहीं खरीद सकते, फॉरेन कंट्रीज में होता है आइलैंड खरीदने का, इंडिया में आइलैंड नहीं खरीदा जा सकता। मतलब इंडिया में आप कभी भी कोई जगह को अपना नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट सर नहीं है। फॉरेन का सर फॉरेन का किसी कोई आइलैंड इसको खरीदने पे जीएसटी लगता है। फॉरेन कंट्री में क्या रूल है मुझे नहीं पता सर। जैसे अमेरिका में नॉर्मली लोग पर्सनल आइलैंड खरीदता है, हम लोग ऐसे देखते हैं, हॉलीवुड स्टार लोग ऐसे करते हैं ना, अपना एक आइलैंड खरीद लिया, पर्सनल आइलैंड में जाके रहा, ठीक है। प्राइवेटाइज सिस्टम, जैसे वेस्ट इंडीज में काफी सारा आइलैंड है, पर्सनल लेवल में चलता है, ये देखो ठीक है सर। ये पूरा एकदम आइलैंड का, त्रिनिदाद टोबैको, छोटा छोटा सेंट लूसी, ये सब क्रिकेट भी खेलता है, बारबाडोस, ठीक है, ये सब सिस्टम में पर्सनल आइलैंड भी होता है, ठीक है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में आप कोई भी जगह अपना नहीं बना सकते। आपको इवन आप जिस घर में रहते हो ना, वो घर भी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इंडिया में जमीन में या रहने की जगह में फंडामेंटल राइट नहीं होता, लीगल राइट होता है। एक जमाना था जब फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन इसको बाद में लीगल लॉ बना के हमारा फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, क्योंकि जमींदार लोगों के कारण। पहले क्या होता ना, ये ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश लोग ये जमींदारी सिस्टम को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक है, ताकि जमींदार लोग ज्यादा जमीन लेके छोटा छोटा, मतलब जो जिनके पास जमीन नहीं है उनके ऊपर लूट मार कर पाए। ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट अगर कभी आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ब्रिटिश एक्चुअली इंडिया में राज अकेला नहीं किया, वो इंडियन लोगों को ही अपनी तरफ करके और इंडियंस को ही इंडियंस की तरफ भड़काया, ठीक है। और हमारे बीच में छोटा ऊंचा नीच, बड़ा जात छोटा जात करके देश के अंदर ना इतना मतलब क्या बोले थे, डिवाइड एंड रूल पैदा किया। और उसके चक्कर में भारत डे बाय डे इतना अंडर, मतलब इतना ज्यादा इसका डिटोरिएशन चला है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक रूल्स रेगुलेशन चलाता था ब्रिटिश लोग। तो ये जमींदारी सिस्टम ना होए, इसके कारण सरकार की तरफ से काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन टाइट किया गया। तो आप इस तरह से कोई पर्सनल आइलैंड वगैरह परचेस इंडिया में तो नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल जमीन खरीदने में पोस्ट ये देना पड़ता है ना, उसमें क्या जीएसटी लगता है? जब अगर आप लैंड खरीदते हो क्या जीएसटी देते हो? नहीं, उसमें आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है ना सर। मैं पहले भी बोला था, ये मैंने आपको चार्ज ऑफ जीएसटी में बोला था कि जमीन खरीदने जाओगे तो जीएसटी नहीं देना पड़ता, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है, सॉरी एक्साइज ड्यूटी नहीं, स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, जमीन को अपने नाम करने के लिए। ओके सर, ये था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बहुत सारा करा दिया था लास्ट दिन। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट का काफी सारा डिटेल्स है, एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एंट्री नंबर 1820 काफी इंपॉर्टेंट है, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, क्योंकि बहुत वाइटल है ये टॉपिक। ये टॉपिक मैं कराऊंगा सर, ये टॉपिक मुझे करवाना है, बाकी टॉपिक आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं और एग्जामिशंस कॉन्सेप्ट के साथ और बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर करवा दिया। लेकिन एक बार प्लीज आप लोग सारा पॉइंट को ना रीड करिएगा, ठीक है, ताकि मैं आईटीसी स्टार्ट कर पाऊँ, इनपुट टेस्ट क्रेडिट। आइडिया लग गया आप लोगों को, इतना श्योर है, ठीक है, आइडिया लग गया। अब बस थोड़ा गो थ्रू करो कि सारा पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है मुझे बताओ, मैं नोट शेयर कर दूंगा। जीटीए सर्विस को जरूर एक बार देख के रखिएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसका जीएसटी बहुत वाइटल होता है, ठीक है, क्योंकि डे टू डे बिजनेस लाइफ में गुड्स ट्रांसपोर्ट का काफी बड़ा एरिया है सर, ठीक है, तो उसको समझना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट दिन बताता हूँ सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं सर, चलो गुड नाइट सर। ओके सर, टाटा, गुड नाइट। राक्षी दादा ओके टाटा सर।